बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 24/9 में खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ सीमन हाशमी। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ अबूज़र मुअज़्ज़म। आप सबको वेरी गुड मॉर्निंग। सीमन आपको गुड मॉर्निंग। थैंक यू। और साथ साथ जैसे कि वेदर जो है वो बड़ा अच्छा हो चुका है पूरे पाकिस्तान में। अब गर्मी की वो शिद्दत नहीं रही है, बारिशों का आगाज़ हो चुका है और इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स भी देखने में आई, जो कि ख़ासकर हम अगर बात करें कराची शहर की, तो कराची शहर में 2 दिन से ये मसला चल रहा है कि जैसे ही बारिश हुई है वहीं पर पानी भी खड़ा होना शुरू हो चुका और लाइट तो पहले नहीं आ रही थी। पहले लाइट नहीं आ रही थी, उसके बाद जब लाइट नहीं आती है तो फिर पानी घरों में भी आना बंद हो जाता है। और कल तो जो अफसोसनाक वाक़यात पेश आए कि करंट लगने से कीमती जानें ज़ाया हुई, पानी में वो करंट की तारें गिर गईं, जिसकी वजह से हादसा भी पेश आया। तो आई थिंक इस चीज़ को अब सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए, ख़ास तौर पर कि इलेक्ट्रिक को अपनी कारकर्दगी को बेहतर करना होगा, वरना कराची वाले जितने परेशान सोशल मीडिया पर नज़र आ रहे हैं वो एक्चुअली मुझे फील होता है कि इतनी गर्मी में, इतने हब्स में अगर घर पे बिजली भी ना आ रही हो और फिर हालात ख़राब हो तो फिर गुजारा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, और ये वाकई बड़ी इंतहाई परेशान कुन बात है कि कराची शहर जो है वो पाकिस्तान की इकॉनमी की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। पाकिस्तानी इकॉनमी चलाने वाला कराची शहर, लेकिन अगर कराची शहर के जो वासी हैं वो अगर परेशान होंगे, अगर वो रात को सो नहीं पाएंगे, बिजली नहीं होगी, पानी नहीं होगा, तो फिर उनकी ज़िंदगी अगर मुश्किल होगी तो ऑब्वियसली वो काम पर नहीं जा सकेंगे, सही तरह परफॉर्म नहीं कर सकेंगे, फिर इकॉनमी पर पाकिस्तान के ही असर पड़ेगा। बिल्कुल, इसके साथ और भी बहुत सी खबरें हैं, शामिल करेंगे लेकिन टॉप स्टोरीज के बाद। हुकूमत के खिलाफ मैच के लिए ऑपोजिशन के स्क्वाड में कौन कौन शामिल होगा? ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो को टेलीफोन। कुल जमाती कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर मुशावरत। बिलावल ने शहबाज शरीफ की खैरियत दरियाफ्त की। शहबाज शरीफ का आसिफ जरदारी की सेहत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। नैब केसेस के फैसले न होने पर चीफ जस्टिस बरहम रिमार्क दिए कि नैब के रेफरेंसेस 20-20 साल से ज़ेर इल्तवा हैं, फैसले क्यों नहीं हो रहे? चीफ जस्टिस का 120 नई एहतसाब अदालतें कायम करने और जजों की तैनाती का हुक्म। एक और घरेलू खातून घरेलू झगड़ों का शिकार। ब्रॉडकास्ट सहाफ़ी और प्रोड्यूसर अली सलमान अलवी पर अपनी बीवी सदफ जहरा पर घरेलू तशद्दुद और कत्ल करने का इल्ज़ाम है। बीवी के मुबैना कत्ल के इल्ज़ाम में ब्रॉडकास्ट सहाफ़ी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। लाहौर के 7 इलाकों में लॉकडाउन का फैसला 24 घंटों के लिए मौखर कर दिया गया। आज रात 12 बजे स्मार्ट लॉकडाउन होगा। पाकिस्तान में कोरोना के फैलाव में कमी। एक दिन में 6 अफराद जान की बाजी हार गए। अमवात की तादाद 4,983 हो गई। 3,359 नए केसेस रिकॉर्ड। मुतासरीन की तादाद 2,40,848। प्लाज्मा किन अफराद को देना चाहिए और कौन से अफराद का प्लाज्मा कोरोना मरीजों के लिए वबाल जान भी बन सकता है? करेंगे आज इस पर तफसीलन बात। गोजर खान के एक जवान का कमाल, फन चावलों के दाने पर कलमा शरीफ और अल्लाह का नाम, उसके बाद आपका नाम, फोन नंबर, सब जो चाहें आप वो लिख देंगे। आपको दिखाएंगे उनके कमालात। बावकार बासलाहियत हौसलामंद मादर मिलत मोहतरमा फातिमा जना को हमसे जुदा हुए 53 बरस बीत चुके। बानी पाकिस्तान की बहन ने क़याम पाकिस्तान की तहरीक में नाकाबिल फरामोश किरदार अदा किया। मुसलमान ख़वातीन में तहरीक आज़ादी की शम्मा रोशन। पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक ने अपनी अहलिया सानिया मिर्जा को पंजाबी में आई लव यू कहना सिखाया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। टॉप स्टोरीज आपने जानी और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ उस अफसोसनाक खबर से करेंगे जो कल जैसे जैसे मैं पढ़ रही थी उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही थी। अबूज़र यकीन जानिए कि मुझे इस कदर दुख हो रहा था कि जैसे मैं पर्सनली शायद उस विक्टिम को जानती हूँ। मैं सदफ जहरा की बात कर रही हूँ। सोशल मीडिया पर कल एक भरपूर कैंपेन भी चली, #जस्टिस फॉर ज़हरा। ये वो खातून हैं जो अपनी पूरी शादी के दौरान घरेलू तशद्दुद का शिकार रहीं और इस कदर तशद्दुद होता रहा, खामोश भी रही। फिर जनवरी में, पूरी स्टोरी के मुताबिक जनवरी में उन्होंने अपने घर वालों को बताना शुरू कर दिया। जून 29
उस दिन जब उनके शौहर ने उनको मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया। बिल्कुल इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या, और पाकिस्तान की तारीख़ में इस तरह से इतने वाक़यात हैं कि हम जो है इतने परेशान हो जाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इस तरह से क्यों ख़त्म नहीं हो पा रहा। कभी ऑनर किलिंग के नाम पर कत्ल कर दिया जाता है ख़वातीन को, कभी इसके अलावा जो है घरेलू तशद्दुद किया जाता है, और फिर इस कदर ये मामला हद तक पहुँच चुका है कि अच्छा इसमें ये सिविल हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि कोई पढ़ा लिखा है या कोई कम पढ़ा लिखा है, कोई कौन सी सोसाइटी से ताल्लुक़ रखता है, किस क्लास से ताल्लुक़ रखता है। इसके कता नज़र ये मामला अब हर जगह पर हमेशा से रिपोर्ट होता रहा, चाहे वो एलीट क्लास हो, चाहे वो वर्किंग क्लास हो, कोई भी क्लास हो। आप ये नहीं कह सकते कि फ़लाने लोग ऐसे करते हैं वो दूसरा ऐसा नहीं करता। इंतहाई अफसोसनाक रवैया है। इसके ऊपर जो ये जो मुलजिम हैं अब तक मुबैना जो कातिल हैं अली सलमान अलवी, जो कि एक टेलीविज़न से भी उनका ताल्लुक़ है, ब्रॉडकास्ट सहाफ़ी हैं, उनको अब जो है कैफ़िर किरदार तक पहुँचाना चाहिए। पुलिस ने उनको गिरफ़्तार तो कर लिए और FIR भी उनके खिलाफ दर्ज की गई है, लेकिन सिर्फ यहाँ तक मामला नहीं रुकना चाहिए, यहाँ तक मामला नहीं रुकना चाहिए। बिल्कुल इंसाफ भी मिलना चाहिए। और इसके अलावा भी विमेन ब्लैकमेलर के तौर पर इनके बहुत से सबूत सोशल मीडिया पर, स्क्रीनशॉट्स जो हैं, फॉरेंसिक होगा उसका ऑब्वियसली सदाकत कितनी है, लेकिन जो सोशल मीडिया पर नज़र आ रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं कि बहुत से स्क्रीनशॉट्स इसके अवेलेबल हैं, किस तरह से ये ख़वातीन को हरासा भी करता था, शादीशुदा होने के बावजूद लड़कियों से पैसे मंगवाता था, चाहे ब्लैकमेलिंग के तहर पर हो या इस तरह से। अब ये पूरा मामला असल में शुरू कैसे हुआ, किस तरह उनका ये रिश्ता इस नहज पर पहुंचा कि मुबैना तौर पर अली सलमान अलवी ने उसे कत्ल कर दिया। और सदफ खुद एक बहुत पढ़ी लिखी खातून थी, और मैंने उनका पूरा जब प्रोफाइल कल देखा, वुमेन राइट्स के लिए काम करती रही। उनका जो पिन ट्वीट था अबूजर, दैट वाज अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस, और उन्होंने अपनी एक सहेली का रेफरेंस देकर, नो वंडर कि शायद वो अपनी ही बात कर रही हूँ और डायरेक्टली अपफ्रंट आकर अपना नाम उस वक्त ना यूज करना चाहती हूँ। और मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मैं उनका प्रोफाइल देख रही थी, मेरा दिल दुखी हो रहा था। हमने कहा ना कि शायद अब देखें वो तो दुनिया में नहीं है, बड़ा हमें अफसोस है इस चीज़ का, लेकिन इस चीज़ को छुपाना, इस चीज़ का जिक्र ना करना, वो भी जो है इस तरह के मामला मज़ीद इससे बिगड़ते हैं। क्योंकि अगर किसी और के नाम पे आप करेंगे, कोई आपकी दोस्त के साथ है, आप अपना बताएं और ओपनली बात करें, ताकि इस तरह से आइंदा से वाक़यात। बिल्कुल, चलें इस पर तो हम बात करेंगे ही। फ़िलहाल इस पूरे वाक़े को समझने की भी कोशिश करते हैं, हालात की भी बात करते हैं कि क्यों ऐसा हुआ। सदफ जो अब इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। उनकी बहन महविश ज़हरा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम महविश। बहुत अफसोस महविश, सबसे पहले तो कि सदफ अब इस दुनिया में नहीं है, और कल से सोशल मीडिया पर आवाम जो है वो आपके साथ खड़ी है। जस्टिस फॉर ज़हरा हैशटैग टॉप ट्रेंड भी कर रहा था। कैसे ये वाक़या पेश आया? आप माशाल्लाह पढ़ी लिखी फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं, सदफ खुद भी एक पढ़ी लिखी खातून, ह्यूमन राइट्स के लिए काम करने वाली और वोकलिस्ट, बात करने वाली डिफरेंट इश्यूज़ के ऊपर। उनके ट्विटर हैंडल के ऊपर ये चीज़ बहुत ऑब्वियस है। कैसे हुआ ये सब? एक्चुअली आई वाज डूइंग माय पोस्ट ग्रेजुएशन इन लाहौर, और इसके ये बहुत सोशल मीडिया पे एक्टिव थी, और आप जैसा आपने खुद भी मेंशन किया, तो इसके 2013 में कहीं जाके मुझे लेटर पता चला कि इसकी अली सलमान अलवी से जो है ना वो बातचीत स्टार्ट हुई है। और उसके बाद जो है ना, आई डोंट नो कब इनका प्लान बना के इन्होंने शादी करनी है, तो शी आस्क्ड कि मैंने इसी फैमिली में शादी करनी है। हमें उसकी फैमिली का बिल्कुल नहीं पता था, और उसको भी नहीं पता था उसकी फैमिली का ज़्यादा। बस हमने थोड़ी बहुत वो की, और उसके बाद इन लोगों की जान पहचान से थोड़ा सा पता कराया। उसके बाद हमने शादी कर दी। इसकी शादी के 7 मंथ्स बाद सदफ गॉट टू नो कि ये बंदा जो है ये क्रॉनिक वेमेनाइजर है, ब्लैकमेलर है। ये औरतों को पहले वो देखता है कि बैकग्राउंड क्या है, उसकी वेल्थ वर्थ क्या है औरतों की। ये देखकर वो उनको एक्सेस करता था इनिशियली, जब उसका ट्विटर पे इतना ज़्यादा ब्लू टिक एंड ऑल दैट ये नहीं था। फिर उसके बाद ये उन औरतों को ब्लैकमेल करता था। पहले उनसे चैट स्टार्ट की, फिर उनकी वीडियोस मंगवाई, उनकी फ़ोटोज़ मंगवाई, फिर उनको कन्विंस किया इनटू अदर थिंग्स लाइक सेक्स चैट एंड ऑल। फिर उनको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया फॉर द मनी। बाद में ये तो 7 मंथ्स बाद जब उसको थोड़ा थोड़ा पता चलना शुरू हुआ कि इसने चैट्स में है, उसने इसकी चैट्स पकड़ी थ्रू हिज फोन, जिसमें ये बंदा अपना जो नॉर्मल इसका आईडी होता था उससे हटके ही हैड 500 एनोनिमस आईडीज। 500 एनोनिमस जी, जिनमें से अभी मुझे 50 जो है, ऑलमोस्ट 50 जो है वो मेरे नोटिस में।
मगर वो बहुत रैपिडली चेंज करता था कि वो पकड़ा ना जाए। फिर उसके बाद जो है ना मेरी बहन ने उसको कॉन्फ्रंट किया कि आप जो है ना ये ना करो, ये क्या कर रहे हो। तो उसने इनिशियली ना क्योंकि पता नहीं था मेरी बहन को, तो वो माफ़ी मांगना कि नहीं मैं तो कोई चक्कर नहीं था, ट्रस्ट मी और ये वो, तो वो सॉर्ट आउट हो जाती थी चीज़। उसके बाद जैसे ही टाइम गुजरा तो एक के बाद दूसरी पकड़ी, दूसरी के बाद तीसरी पकड़ी, फिर सेक्स चैट्स पकड़ी, वीडियो पे चला जाता था औरतों के साथ। और फिर आखिर जब उस बहुत इंटेंस, मेरी बहन ने कहा कि मैं तुम्हारी फैमिली को बता दूंगी, इसकी जो आगे एक्सटेंडेड फैमिली है उनमें काफ़ी 1-2 लोग हैं जो काफ़ी अच्छे हैं और पढ़े लिखे भी काफ़ी हैं। तो उसने कहा कि मैं उस दिन से उसने मारना शुरू कर दिया इसको। पहले तो वो समझ रहा था काबू नहीं आ रही, फिर ये कहता है ये किधर से ये चैट्स पकड़ रही है और मैं इसको किसी तरह से ना इसकी चैट्स डिलीट करवा दूं। फिर ये आपको मेरे पास वो भी इसके चैट्स हैं मेरी बहन के साथ ऑन व्हाट्सएप, जहाँ ये बहुत कह रहा है तुम मेरी चैट्स कहाँ से लेती हो, तुम मेरी चैट्स डिलीट कर दो, ऐसा नहीं होगा आइंदा, किसी को मत बताओ। और मैं भी ये बात जो आप पूरी स्टोरी बता रही हैं नाज़िन, मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, बल्कि इसके प्रूफ्स जो हैं स्क्रीनशॉट्स की मद में वो सोशल मीडिया पर भी वायरल हैं और जाहिर है आपके पास भी मौजूद है। इवन जिस तरह से अली माफ़ी मांगा करता था सदफ से, और एक दफ़ा तो जब सदफ की बेटी पैदा हुई, 1 साल की बेटी है, उसकी दफ़ा जब उसे कहा कि वापस आ जाओ, वो पूरे स्क्रीनशॉट्स हमने देखे हैं। लेकिन मैं भी कहाँ गलती हुई? क्या सदफ ने घर वालों को नहीं बताया था कि तशद्दुद करता था? क्यों नहीं इसको देर एंड देन पकड़ लिया गया? सीमल एक तो उसकी पहले लव मैरिज थी, उसने मुझे शुरू से बताया था कि हमारी लड़ाइयाँ हो रही हैं, मगर जब फर्स्ट टाइम उसने मारा तो उसने एक तो इसको लॉक लगा दिया, वो अपने आर्म से, फोर आर्म से उसको उसकी गर्दन पे लॉक लगाता था, इसकी आंखें बाहर आ गई। उसने इतना बड़ा बाइट इसको काटा कि उसकी जो फ्लैश है उस पे एम्बेड हो गए उसके टीथ और वो उसका फ्लैश बाहर आ गया था। शी केम टू अमीज हाउस और उसने कहा उसने मुझे पूरी स्टोरी बताई और मैंने कहा छोड़ दो इस बंदे को। उसने इसकी बहन मरियम से बात की, उसको बताया कि क्या ये करता है औरतों के साथ। इसके कजन है, बिलू भाई हैं, उनको बताया। आप ये सारा बड़ा अफसोसनाक वाक़या, ऑब्वियसली बड़ा दर्दनाक वाक़या है जो कि आप बता रही हैं, जिस तरह से ये सारे स्टेप्स बाय स्टेप जिस तरह से होता रहा है, और आपने बताया कि इस कदर इतना तशद्दुद किया गया, वो ख़ुद भी बात करती थी ख़वातीन की तशद्दुद के हवाले से, तो फिर आपकी फैमिली ने कोई स्टेप क्यों नहीं लिया? ये मतलब गलती ऑब्वियसली ये हुई है, स्टेप लिया था भाई आपके पार्ट से। उसको कहा था छोड़ दो, मगर वो पता क्या कहती थी, वो अपनी बेटी को देखती थी, वो सोशल प्रेशर्स को देखती थी। आप चाहे जो मर्जी कर, कहाँ गए वो सोशल प्रेशर्स? कहाँ है वो सोशल प्रेशर्स? कहाँ है वो बातें कि लोग क्या कहेंगे? अब तो सदफ नहीं रही ना। मैं कल से जब से इसको फॉलो कर रही हूँ, मुझे लग रहा है मैं पर्सनली इस पेन को महसूस कर रही हूँ। मैं खुद एक बेटे की माँ हूँ, उसकी बेटी का क्या हाल होगा कि मतलब उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। आप जितना मर्जी ख्याल रख लें, उसकी माँ का नेमुल बदल तो कोई नहीं हो सकता ना। जिसने कत्ल कर दिया उसको भी इंसाफ मिल जाएगा, वो बेटी तो महरूम रहेगी ना सारी जिंदगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सोशल प्रेशर्स देखती थी, वो फिर उसको अपनी बेटी का होता था कि मैं चांस दे दूं, जबकि हमारी तरफ से उसको पूरी वो थी कि सदफ छोड़ दो, सदफ प्लीज छोड़ दो। मैंने उसे बहुत कहा कि छोड़ दो, मगर वो कहती थी कि शायद सुधर जाए, शायद चेंज हो जाए। इतने बुरे लोग भी अपने बच्चों को देखते हैं, अपनी औलाद को देखते हैं, तो वो अपने आदतें, अपनी हर चीज़ चेंज कर देते हैं। मगर उसको क्या पता था कि वो नहीं। अब जब लास्ट जो चैट पकड़ी है उसने जनवरी में, तो वो इतनी इंटेंस थी और वो इतना पागल हो गया था कि वो जो है ना, उसने इसको, एक तो वो ग्रीडी है बहुत बड़ा, वो शुरू से ग्रीडी था, और दूसरी उसका मोटिव ये था कि ये चैट्स जो हैं पब्लिक ना जाए। आप जिस तरह से मैविश बता रही हैं कि 500 के करीब जो हैं वो अकाउंट्स हैं, जिसके 50 के बारे में आपको भी मालूम है किस तरह से वो क्विकली चेंज कर रहे हैं, फिर प्रॉपर एक ऑर्गेनाइज क्राइम के तौर पर ये काम हो रहा था मुबैना तौर पर। मैविश अब ये बताइएगा कि जिस तरह से अब ऑब्वियसली 10 दिन हो चुके हैं इस वाक़े को, 28 तारीख का ये वाक़या अफसोसनाक, 29 को FIR दर्ज हुई, उसके बाद से अब 10 दिन हो चुके हैं। अब तक की क्या सूरत हाल है पुलिस की तरफ से? फिर ये भी बताइएगा कि ये कहा
जा रहा है कि अली सलमान की तरफ से क्योंकि जो इसमें मुलजिम हैं उन्होंने कहा है कि ये खुदकुशी है, इस तरह का रंग दिया गया है। इसके बारे में कुछ मालूम हुआ आपको कि किस तरह से वहाँ पर कार्रवाई हो रही है? मैं भी ये पूछना चाह रहे हैं कि पहले तो ये बताइएगा कि आपको जब इत्तला मिली तो आप कहाँ थी? आप कल जब मेरी आपसे बात हो रही थी तो आपने ये भी कहा कि उन्होंने आपको मना किया बड़े वार्निंग वाले अंदाज में कि पोस्टमार्टम नहीं कराना है, इसको केस नहीं बनाना है। जी एब्सोल्युटली। मैं अपने घर में थी और उसने मेरी बहन के फोन से मुझे कॉल की और उसने कहा कि जल्दी आओ, शी इज डन समथिंग रॉन्ग विद हर। और फिर मैं अपनी मदर को उनके घर से लाई हुई थी सुबह सवेरे, बिकॉज वी हैड टू डू ग्रोसरी। तो मैं अपनी माँ को अपने घर लाई हुई थी, तो शी वाज सिटिंग एट होम। तो मैंने अम्मी को बताया, मैंने अपने छोटे भाई को फ़ोन पे इन्फॉर्म किया और मैं वहाँ चली गई। इट्स जस्ट 3 मिनट्स ड्राइव। और फिर मैं वहाँ पहुँची तो ये आराम से वहाँ खड़ा होकर अंदर पानी, बिल्कुल पुरसकून था ये। और इसने मेरे सामने डोर का दरवाज़ा खोला एंड शी वाज हैंगिंग विद द फैन। अच्छा, मतलब ये जो है खुदकुशी का रंग देने की कोशिश भी की गई है। जिस तरह से मैं मेरे सवाल में पूछ रहा था आपसे कि अब ये बयान है, इब्तदाई बयान जो अली सलमान का कि ये खुदकुशी थी, इसके बारे में अब क्या सूरत हाल है? 10 दिन तो हो चुके हैं इस वाक़े को, ऑब्वियसली ट्रायल भी होगा, फिर इसके ऊपर कोर्ट प्रोसीडिंग्स भी होंगी, सब कुछ फोरेंसिक भी होगा, तमाम मामला सामने आएंगे। इसके बारे में ज़रा तफसीलन बताइएगा कि आपसे भी कुछ कम्युनिकेट हुआ है पुलिस की जानिब से? अच्छा, इनिशियली तो पुलिस ने हमारा बहुत वीक FIR काटी और ये बहुत ही उस पर जा रहा था। ये इसका जो रिमांड था उसमें इसको कोई कुछ भी नहीं इससे पूछा गया और ये बहुत पुरसकून था। जब DNA टेस्टिंग के लिए ये आया था उस वक्त भी ये 6 डेज इसके रिमांड को हो चुके थे और फिर भी उस वक्त भी बहुत पुरसकून था। मिनरल वाटर पी रहा था और बहुत पुरसकून था। और इसके पुलिस ने इतना कोऑपरेट नहीं किया और मुझे जो लगा तो उसके बाद मैंने सोचा कि मैं आई शुड गो ऑन सोशल मीडिया और मेरे पास जितनी भी एविडेंस है जो मेरी बहन ने मुझसे शेयर की थी मैं उसको वायरल कर दूं ताकि अल्लाह की अदालत के बाद लोगों की अदालत जिसमें मुझे शायद इंसाफ मिल सके। पोस्टमार्टम को ये कह रहा था नहीं होना चाहिए, वो पहले ही बहुत तकलीफ से गुजरी है महाविश, इसका पोस्टमार्टम मत कराओ। और मैंने नहीं किया और फिर जब इसको अरेस्ट करवा लिया तो ये इसने मेरे मुंह के आगे चुटकियां बजाई 3 दफा और इससे कहा मैं जा रहा हूँ और मैं ऐसे निकल के तुम्हारे सामने आऊंगा। इसको किसी चीज का नहीं था और इसने ज्वेलरी उठा ली। मेरी बहन की नेक में चेन थी, गोल्ड चेन, और उसने डायमंड का पेंडेंट लिया था, इसने वो उतार ली। इसने सारी ज्वेलरी उसकी उठा ली। इसने उसकी राइटिंग्स घर से गायब। चलिए महविश, आपने एक बात तो बिल्कुल ठीक की कि अल्लाह की अदालत में तो इंसाफ मिलेगा ही, लेकिन आवाम भी आपके साथ खड़ी है और सोच पर साथ खड़ी है। मुझे ये बताइएगा महविश कि सदफ को उसने खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की, आपको क्यों ऐसा लगा? क्यों ऐसा लगा कि इसने कत्ल ही किया होगा? क्या ब्रूजेस थे कोई बॉडी पर, क्या तशद्दुद के कोई निशान थे? फोरेंसिक में कोई बात ऐसी सामने आई है? क्योंकि नॉर्मली इस तरह के जो दरिंदे होते हैं जिन्होंने क्राइम किया होता है, दे गेट अवे विद दिस, वो कहीं ना कहीं इतने लूप होल स्टोरी में निकल आते हैं कि उनको इंसाफ नहीं मिलता। जी, जो उसकी बॉडी साइंस थे, बिकॉज मैंने फोरेंसिक मेडिसिन पढ़ी है अपने 4th ईयर में और मुझे आई हैड अ टॉप इन फोरेंसिक मेडिसिन, तो उसके जितने भी साइंस थे वो सारे स्ट्रैंगुलेशन के थे। वो मैं आपको इन मेडिकल टर्म्स एक्सप्लेन इस वक्त नहीं कर सकती। और अपेरेंटली वो दिखाया जा रहा था कि उसकी जो गले पे नॉट थी वो टाई नॉट थी। अच्छा, ऑफ कोर्स एक लड़की टाई नॉट नहीं लगा सकती, ठीक है। और उसकी जो दिखाया जा रहा था और जो नोट का जिक्र कर रहे हैं वो नोट जो है ना वो पुराना था, वो रिलेटेड नहीं था और उसमें कहीं सुसाइड का कहीं जिक्र नहीं था। और उसने वो नोट उसकी पाँव की 2 उंगलियों के दरमियान फंसाया हुआ था। अब आप मुझे ये बताएं कि एक बंदा जो लटका हुआ ऊपर से वो पाँव नहीं हिलाएगा। बिल्कुल, मैं भी ये सारी चीजें आपके पास एविडेंस में मौजूद हैं जो आप ऑब्वियसली अपने केस में प्रेजेंट करेंगी। ये सारी चीजें उसमें आएंगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, फोरेंसिक में, ये सारी चीजें आएंगी। ऑब्वियसली ये तमाम जो आपने बात बताई है, ऑब्वियसली ये भी पुलिस जो है उसको देख रही होगी, इन्वेस्टिगेशन में तमाम चीजें सामने आएंगी और इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या है। ऑब्वियसली अच्छा, मैं भी इसमें उसके मुंह पे यहाँ पे कोई चीज मारी हुई थी उसने,
उसको इसकी पिंडली पे उसने काटा हुआ था, उसके हाथों पे लाइगेचर मार्क्स थे और रेजिस्ट करने के। महविश, आप जो बता रही हैं ऑब्वियसली बड़ा दर्दनाक वाक़या है और इसकी डिटेल में इन्वेस्टिगेशन जब होगी तो उम्मीद है कि इंसाफ जो है वो होगा। ये बताइएगा कि आपके अलावा कभी महविश, ये जो आपकी बहन है सदफ, इन्होंने कभी किसी और से जिक्र किया है या कोई अपनी फ्रेंड से जो वो बताती हो कि रूटीन में क्या होता रहा है, क्योंकि आपके साथ शायद वो उस तरह शेयर ना कर पाते हो फैमिली के साथ रूटीन में? रूटीन में वो मदर से डिस्कस करती थी। अच्छा। कि अभी हमारी ये लड़ाई हो गई, ये लड़ाई हो गई, मगर मेरी मदर को वुमेन का नहीं पता था। वो बहुत अभी जब उसकी लास्ट लड़ाई हुई थी तो तब अम्मी को थोड़ा थोड़ा अंदाजा होना शुरू हुआ था। उसने डायरेक्टली अम्मी से बात नहीं की थी, मगर अम्मी को, जिस तरह आपको पता है माँ को पता चल जाता है कि क्या हो रहा है, तो मेरी मदर को पता चल गया था कि ये कुछ सही नहीं हो रहा और कोई ऐसी गड़बड़ है, कोई गलत बात हो रही है जो ये मुझसे शेयर नहीं करी। वो माँ से इसलिए नहीं बहुत ज्यादा शेयर करती थी कि माँ जो थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेती थी। माँ कहती थी कि इसको छोड़ दो, इसके खिलाफ ये करेंगे, हम इसके अगेंस्ट ये करेंगे, और फिर माँ और नफरत करती थी इसके किस बंदे से हमने शादी कर दी। बिल्कुल और उनसे अली से कहीं ना कहीं महविश ये जजमेंट भी तो आ जाती है कि आपने अपनी पसंद से की है और फिर लड़की खुद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेती है और फिर कहती है कि निभानी पड़ेगी क्योंकि मेरी अपनी पसंद थी, लोग क्या कहेंगे, फैमिली वाले क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे। ये सोच ही है जो मुझे लगता है एक बड़ा स्टेप और स्ट्रॉन्गर स्टेप लेने से लड़कियों को रोक देती है। आपकी लास्ट टाइम सदफ से बात कब हुई? 29 को ये इंसिडेंट हुआ। लास्ट बात आपकी उनसे क्या हुई? कोई कुछ स्पेसिफिक, कोई इशारा, कुछ कहा हो उन्होंने? क्योंकि हम जब उनका ट्विटर देख रहे थे इवन ऑन 29 उनकी किसी फ्रेंड ने जुनैद जमशेद का एक गाना शेयर किया हुआ था जिसपे उन्होंने कमेंट किया हुआ था दैट आई लव दिस सॉन्ग। फिर एक जगह उन्होंने ये इसी तरह से कुछ लिखा हुआ था जैसे कुछ बहुत अपसेट है, वो कुछ डिप्रेस हैं घर के माहौल के हवाले से। आपको कुछ बताया उन्होंने? वो शुरू से वो बहुत अपसेट थी, यानी वो उसको गेट ओवर नहीं कर सकती थी जो भी उसकी एपिसोड होती थी। अच्छा, मेरी उससे बात पिछले उसकी बिल्कुल 28 को की शाम को हुई थी और 28 को बिकॉज आई एम डर्मेटोलॉजिस्ट और उसको डर्मेटोलॉजिकल प्रोसीजर्स बहुत पसंद थे, तो वो मुझे बार बार शेयर कर रही थी कि मुझे ये बताओ ये क्रायोफेशियल क्या है और ये कौन सा फेशियल है, ये कौन सा, तो वो मुझसे टाइम एंड अगेन शेयर करती थी। उसकी 26 जून को बर्थडे थी, 20 जून को उसकी बेटी की बर्थडे थी, 26 जून को उसकी बर्थडे थी। मैंने मेरे घर उसकी बर्थडे सेलिब्रेट हुई थी और वो स्टेड एट माय हाउस टिल लेट एट नाइट। सही। अच्छा, मैं बताइएगा कि आपने जिस तरह जिक्र किया है कि वुमेनाइजर हैं और कई इस तरह से मामलात जो अभी बताए जा रहे हैं अली सलमान के हवाले से, नशे के हवाले से कुछ आपको पता है कि कभी कोई नशे की आदत हो जिसकी वजह से इस तरह से रूटीन में घर पे तशद्दुद होता हो या मामलात हो कि एडिक्शन थी किसी चीज़ की, इस तरह से नजर आया कभी? ये एडिक्शन नहीं इसको थी कोई किसी चीज की, मगर ये ब्लड प्रेशर का मरीज है। ब्लड प्रेशर, ओके। और ये ब्लड प्रेशर की दवाइयां ले रहा था, लॉन्ग स्टैंडिंग इसकी हाइपरटेंशन है, और जब इसको ब्लड प्रेशर हाई होता था तो इसकी आंखें रेड हो जाती थी और इसको दुनिया का कुछ पता नहीं चलता था कि क्या क्या है। और उसी में इसने 2 दफा इसको लॉक लगाया। जब मुझे सदफ ने बताया मेरा बिल्कुल सांस बंद हो गया था और मुझे लगा मैं मर जाऊं। चलें, अल्लाह मियां आपको ज़िंदगी दे, क्योंकि आपने अभी एक लंबी फ़ाइट लड़नी है, ना सिर्फ महविश सदफ के लिए, उस छोटी सी बच्ची के लिए भी। एंड वी आर विद यू, आई एम विद यू इन एवरी कैपेसिटी। इंशाल्लाह इंसाफ ज़रूर मिलेगा और ख़ुदकुशी, कत्ल, जो भी चीज़ साबित होगी, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो मेंटल टॉर्चर है उसकी सज़ा भी उसको मिलनी चाहिए। उसको किसी ने हक नहीं दिया कि वो अपनी बीवी, अपनी बच्ची की माँ के साथ ये सलूक करे। और अभी मैं देख रही थी ट्विटर के ऊपर, और सदफ का जो लास्ट पोस्ट था, ट्रस्ट मी कल रात से मेरे दिमाग में ये घूम रहा है, और उन्होंने एक पिक्चर शेयर की थी जिसपे ये लिखा था, आई डोंट पे अटेंशन टू वर्ल्ड एंडिंग, इट हैज़ एंडेड फॉर मी मेनी टाइम्स एंड बिगिन अगेन इन द मॉर्निंग। सो शी वाज सफरिंग अ लॉट। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और आपको हौसला और हिम्मत दे कि आप इंसाफ के लिए लड़ सकें और कैफरे किरदार तक पहुंचाए इस बराए नाम सहाफ़ी को जो अपने आप को सहाफ़ी। और अगर इस पर यह जुर्म जब साबित हो जाएगा महविश, तो मैं शर्मिंदा हूँ, मैं एज अ जर्नलिस्ट शर्मिंदा हूँ कि आपके साथ ये हुआ। आई एम सो सॉरी। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको इंसाफ ज़रूर दिलाएगा, हमारी ये दुआ है, हमारी ये उम्मीद है।
प्लीज डोंट क्राई। आप तो स्ट्रेंथ हैं, आपने तो बहादुरी है। सोशल मीडिया पर आना आसान काम नहीं है, मीडिया पर आकर ये बात करना आसान काम नहीं है। कल रात को भी जब मेरी आपसे बात हो रही थी तो आप तब भी एकदम से आप दीदा भी हो गई। वो जो टाइम है ना वो तो गुजर जाता है महविश, लेकिन एक मिसाल कायम करनी है आपने उन तमाम लड़कियों के लिए जो चुप करके ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही हैं। आप पढ़ी लिखी हैं, डॉक्टर हैं, समझती हैं डोमेस्टिक वायलेंस हमारी कंट्री में इस कदर पेनिट्रेट कर चुका है कि जब तक मैं और आप इस पर बात नहीं करेंगे, मैं और आप इंसाफ के लिए खड़े नहीं होंगे, इसी तरह से हज़ारों सदफ जो है वो वायलेंस का शिकार भी होंगी, वो इस दुनिया से भी जाती रहेंगी और हम कुछ नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल, हमने अगेंस्ट खड़े होना है और मैंने कभी हार नहीं मानी। मैंने अपनी मेहनत का इंसाफ दिया। इंशाल्लाह। महविश अल्लाह ताला आपको हौसला, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और कभी भी मेरी ज़रूरत हो आपको पता है मैं आपके साथ खड़ी हूँ। हमारी पूरी टीम, पूरा चैनल, इदारा, इनफैक्ट मीडिया, जिस तरह से सोशल मीडिया के बाद मीडिया इस स्टोरी को टेकअप कर रहा है। नसीम जहरा साहिबा ने कल इस पर ट्वीट किया, हामिद मीर साहब इस पर बात करें, आसमा शराजी साहिबा ने इस पर ट्वीट किया, जिनके प्रोड्यूसर जो हैं ये ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट अली सलमान अलवी थे, उन्होंने आपके साथ स्टैंड लेने का दावा किया। अजमल जामी के बारे में जो बात हो रही है, उन्होंने बेतहाशा ट्वीट्स किए जस्टिस फॉर जहरा। हम सब आपके साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह कमजोर नहीं पड़ना। बल्कि आज अपने बिल भी पेश होना है डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से, तो हम उम्मीद करते हैं कि तमाम असेंबली मेंबरान भी, सिर्फ ख़वातीन नहीं तमाम मर्द जो मेंबरान हैं वो भी इसका भरपूर साथ देंगे और इसको यूनानिमसली पास करवाएंगे और ये जो मुलजिम हैं जो भी डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं उनको कैफे किरदार तक पहुँचाएँ, उन्हें इबरत का निशान बनाएँ कि दोबारा कभी ऐसे हो ना पाए। दोबारा अगर ऐसा हो तो उसको जो सज़ा मिले उसकी एक मिसाल कायम हो जाए। बिल्कुल, हौसला करिएगा, फिर इंशाल्लाह आपसे बात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ महविश, थैंक यू सो मच। से ऑब्वियसली ये इंतहाई ऐसी बात है कि इसमें मतलब ये नहीं है कि कोई ख़वातीन ही इस मामले में सामने आए, मर्दों को भी उसी तरह सामने आना चाहिए, बात करनी चाहिए। अगर कभी कोई देखे उसको ईजी नहीं लेना चाहिए, उसको मजाक में बात नहीं डालनी चाहिए। अगर कोई जिस तरह से मैं देख रहा था अली सलमान के बारे में कि जी वो ऑलरेडी इस तरह से काम हुए, उनके जो रूममेट्स थे वो बताते थे कि जी वो बहुत ज़्यादा वुमेनाइजर या इस तरह की चीज़ों में थे, ब्लैकमेलिंग में, तो उसको एज अ फन से लेना भी इंतहाई, ये मेरे ख्याल में जुर्म में आप शरीक होते हैं कि आप अगर किसी को ऐसे करने देते हैं, आप उसको वहीं देर एंड देन रोकें, बात करें, कभी ऐसा ना होने दें। तभी अगर आप एज अ सोसाइटी इसको देखेंगे तो ही होगा। ये सिर्फ ख़वातीन का मसला नहीं है, ये मर्दों का मसला भी है, क्योंकि सोसाइटी में अगर कोई भी किसी पर तशद्दुद करता है तो एज अ सोसाइटी इल्ज़ाम हम सब पे आता है। लेकिन अब उधर फैमिलीज़ बहुत मैटर करती हैं। एक लड़की के लिए जब तक फैमिली की सपोर्ट नहीं होगी, ना तो वो अपफ्रंट आकर बात कर सकेगी, ना अपना मसला बयान कर सकेगी। इस पर हम बात करेंगे कि हम फैमिलीज़ को अवेयर क्यों नहीं करते, हम क्यों उस लड़की को इतना कमज़ोर बना देते हैं कि वो चुप करके बस सहते सहते इस दुनिया से चली जाती है। इस पर बात होगी, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से हम बात का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। डोमेस्टिक वायलेंस की हम बात कर रहे थे, जहां पर एक पॉइंट जो अबूज़र ने रेस किया एंड इट केप्ट मी थिंकिंग इवन इन द ब्रेक कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम सिर्फ ख़वातीन ही क्यों इस चीज़ के ऊपर अपने ऊपर लेकर इस पर आवाज़ बुलंद करती हैं, मर्दों को भी आगे आना चाहिए। और अबूज़र जैसे बहुत से ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं जो इसको चीज़ को ना सिर्फ रियलाइज़ करते हैं बल्कि अपने अपने प्लेटफॉर्म्स पर हाईलाइट भी करते हैं। देखिए, क्योंकि ये मामला वही बात है कि ये मामला किसी एक जेंडर का नहीं है या किसी एक सेक्टर ऑफ द सोसाइटी का नहीं है, ये एक नासूर बन चुका है। उसके लिए जब तक हम लोग इकट्ठे होके एज अ सोसाइटी बात नहीं करेंगे, चाहे वो किसी के साथ भी हो, आपने उसके साथ ऐसे ही रिएक्ट करना है जैसे वो आपके घर का मामला है, तभी आप इस तरह से आगे बढ़ेंगे। अगर आप लोगों की फैमिली के बारे में अच्छा ऐसे सुना, मजाक में बात उड़ा दी, अच्छा वो कुछ करती होगी, फिर आगे से ऐसा बंदे को क्यों टाइम दिया, मतलब बहुत से लोग ना वजूहात निकाल लेते हैं। सिमल ऐसे भी देखा है कि कोई बात नहीं जी, देखा होगा कुछ, वो भी मतलब एक दूसरे पे इल्जामात लगाने में हम बहुत आगे हैं, लेकिन हम किसी को इंसाफ दिलाने में बहुत पीछे हैं। हम क्या करते हैं, कोई बात ही नहीं करते हैं, और अगर करते हैं तो सिर्फ अगर ख़वातीन करती हैं, ये गलत है। मैं समझता हूँ सबको करनी चाहिए बात। ख़वातीन के हकूक़ के लिए अगर मर्द बाहर आएंगे तो पॉइंट जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी
सोसाइटी में ऐसे मर्द बहुत कम हैं, बट सोसाइटी तब्दील भी हो रही है। और आई थिंक ये प्रोग्राम रखने का मकसद भी ये था कि हम लोगों को अवेयर कर सकें कि आपको अपने राइट्स के लिए खड़े रहना है, और अगर आप सच और हक पर खड़े होंगे तो अल्लाह ताला भी आपका साथ देता है। ये ऐसे नहीं है कि आप अकेले रह जाएंगे। लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, एक्सटेंडेड फैमिली कितनी बातें करेगी, इट डज नॉट मैटर अनटिल और अनलेस आप मेंटली स्टेबल नहीं हैं। आप मेंटली अगर अनस्टेबल हैं तो ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती, आपके माइंड की स्टेबिलिटी मैटर करती है। कितनी ख़वातीन हैं जो फिजिकल वायलेंस का शिकार होती हैं, और अब उसे सिर्फ फिजिकल वायलेंस नहीं, अभी तो एक बहुत बड़ा समंदर है मेंटल टॉर्चर का, जिस पर हम बात ही नहीं करते। वो मेंटल टॉर्चर शौहर की तरफ से है, इन-लॉज की तरफ से है, घर वालों की तरफ से है, सोसाइटी की तरफ से है, इस पर तो हम जाते ही नहीं है अभी तो हमें अपनी आवाज बुलंद करनी है फिजिकल वायलेंस के अगेंस्ट। नहीं, मेरे ख्याल में ये जब कानून जो बिल पास होगा उसमें जो डोमेस्टिक वायलेंस होगा या जो वायलेंस होता है उसमें सब कुछ ही इन्वॉल्व करना चाहिए, सबको इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि वो किसी किस्म का भी हो, वो चाहे मेंटल टॉर्चर हो या फिर फिजिकल टॉर्चर हो, उसको इन्वॉल्व करें। इसके बाद हैरासमेंट का कानून ऑलरेडी आपके पास है, फिर उसके बाद आपके पास जो वायलेंस, कारोकारी, वनी, ये तमाम कानून पाकिस्तान में पास हुए, लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन आज तक उस तरह से क्यों नहीं हो सकी। आज भी एक बिल पेश होना है ख़वातीन की डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से, वो भी आज शरीन मिज़ारी साहिबा जो है पेश करेंगे बिल, तो फिर आखिर क्यों नहीं होता, इस पर बात करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं होती। नायाब गौहर जान हमारे साथ मौजूद हैं जो कि समाजी रहनुमा हैं और बड़ी वोकल हैं इस मामले पर। अस्सलाम वालेकुम नायाब, क्या हाल है आपका, खैरियत से हैं आप? जी वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। नायाब, आज का जो हमारा टॉपिक है, मैं और आप शो के अलावा भी बात करते हैं इसी चीज़ के ऊपर, ख़वातीन के राइट्स के ऊपर। ये जो अभी एक इंसिडेंट हुआ 29 जून को और सोशल मीडिया पर हाईलाइट हुआ 2 रोज़ कबल, जस्टिस फॉर जहरा, आपने वो ज़रूर फॉलो भी किया हुआ है और आप उस पर बात भी कर रही हैं। क्यों ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं? क्या समझती हैं आप कि हम ख़वातीन इतनी ही कमज़ोर हैं कि अपने राइट के लिए, और ऐसा राइट जो जीने का हक है, बेसिक राइट, हम खड़े नहीं हो सकते? जी, मैं समझती हूँ कि ख़वातीन बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं है, क्योंकि अगर हम देखें कि जो कुछ ख़वातीन के साथ होता है और जितना कुछ वो सहती हैं, तो वो तो बहुत मजबूत हैं। एक्चुअली माशरा कमज़ोर है और माशरे का ज़मीर कमज़ोर है। जहाँ तक ये क्यों होता है, मैं ये कहना चाहूँगी सीमल यहाँ पर कि लोगों की डिस्कशन जो है वो अक्सर कानून या कानून साजी के ऊपर शुरू होती है और वहीं ख़त्म होती है। एंड वेयरएज आई थिंक के कानून साजी इम्पोर्टेंट है, लेकिन हमें यहाँ पर समाजी और माशी जो रवैये हैं उनके बारे में भी बात करनी चाहिए। तो मैं इसको ये कहूँगी कि एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट बनाते हैं हम डोमेस्टिक अब्यूज के लिए। वो तब से शुरू होती है जब एक लड़की छोटी होती है और उसकी तालीम के ऊपर उसके भाई की तालीम को तरजीह दी जाती है। उसको ये बताया जाता है कि उसका फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। जब वो बड़ी होती है उसको ये बताया जाता है, वो अपने इर्द गिर्द इतनी ऐसी खवातीन देखती हैं, वो उसकी अपनी माँ ही क्यों ना हो, उसकी जितनी भी इन्फ्लुएंशियल उसकी जिंदगी में खवातीन है, वो उसको ये बताती कि बेटा बस बर्दाश्त करते रहो, लोग क्या कहेंगे एक्सेट्रा। जब शादी होती है तब भी इतना दबाव होता है, जहनी दबाव होता है, और शादी के वक्त, शादी के बाद अगर इस तरह के इंसिडेंट शुरू हो भी जाए तो ना उसके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, साथ उसको माशरे की फिक्र है, और उसने बाद में अगर इसके अंदर इस इक्वेशन में बच्चे आ गए हैं तब उसने बच्चों के बारे में सोचना है। फिर उसने ये सोचना है कि पुलिस कचहरी के मामलात में उसको पढ़ना पड़ेगा, ज़हनी कितना दबाव होगा, बाद में कोई सपोर्ट मिलेगी या नहीं, कोई रिहेबिलिटेशन होगी या नहीं। ये एक साइकिल है जो पूरा चलता है, एक विशियस साइकिल है अब्यूज का। और अगर आप साइड बाय साइड मर्दों के साथ देखें तो उनके ऊपर इस तरह के जो समाजी दबाव हैं इन टर्म्स ऑफ लोग क्या कहेंगे या अकाउंटेबिलिटी, वो नहीं होते। तो इसे मैं कहूंगी कि एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट है, इसके ऊपर हमें बहुत आगाही देने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है नायाब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इनेबलिंग एनवायरनमेंट हम क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से फिर तशद्दुद होता है। अच्छा, इससे ही रिलेटेड एक और चीज़ मैं इसमें जिक्र करना चाहूँगा कि आपने देखा होगा रिसर्चेज आती हैं, सर्वेज आते हैं, रिपोर्ट्स आती हैं, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो तशद्दुद होता है, घरेलू तशद्दुद, जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस में चाहे वो मर्द पर हो रहा हो या खातून पर हो रहा हो, वो अमेरिका में रिपोर्ट होता है, और उसके बाद पाकिस्तान कहीं नीचे जाकर पाकिस्तान का नंबर आता है।
इसकी बेसिक वजह मेरे ख्याल में है कि रिपोर्टिंग वहाँ पर ज़्यादा है। That's definitely अब जब वहाँ पर रिपोर्टिंग ज़्यादा हो गई तो इसका मतलब है कि वहाँ पर कानून है और कानून की सख्ती है, फिर इम्प्लीमेंटेशन है। पाकिस्तान में ये अब कब होगा? क्योंकि पाकिस्तान में कानून तो सभी मौजूद हैं, हिरासमेंट का है, ऑनर किलिंग का है, कारोकारी बनी का, तमाम कानून मौजूद हैं। इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट की तरफ से कब आपको नज़र आ रही है, कब इस हवाले से? जी बिल्कुल अबू सर, देखिए बात यह है, बिल्कुल आपने सही बात की कि बहुत सारी जो जिनसी तशद्दुद है या घरेलू तशद्दुद है उसकी स्टेटिस्टिक्स कई ममालिक में इसलिए ज़्यादा है क्योंकि रिपोर्टिंग ज़्यादा होती है, क्योंकि सर्वाइवर्स के लिए एक इनेबलिंग इन्वायरमेंट बनाया जाता है, कंफर्टेबल इन्वायरमेंट बनाया जाता है कि वो रिपोर्ट करें, और उसके बाद उनको ये पता है कि उनकी रिहेबिलिटेशन और सपोर्ट के लिए जो है वो बाद में कुछ ऐसे इदारे या ऐसी गवर्नमेंट सिस्टम्स इन प्लेस है। इम्प्लीमेंटेशन कवानीन की अगर आप बात करें, पाकिस्तान के सब सूबों के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर कवानीन ऑलरेडी हैं। इसमें सिंध के जो कवानीन है उनको कहा जाता है कि वो सबसे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव हैं, लेकिन फिर भी जो फ्रेमवर्क है इम्प्लीमेंटेशन का उसमें बहुत ज्यादा चीजें हैं। देखिए अगर आप सिंपल सी एक बात ले लें कि जो रिपोर्ट करने का मैकेनिज्म है उसके अंदर, हालांकि आजकल मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स कोशिश करती है इंश्योर करने की कि जब कोई खातून रिपोर्ट करे तो उसके लिए प्राइवेसी हो, सेफ्टी हो, लेकिन अभी भी देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो। उसके कितने खदशात होते हैं, उसके बच्चे कौन रखेगा? तो कवानीन के साथ साथ उस रिपोर्टिंग मैकेनिज्म को सेफ बनाना, थानों और कचहरियों को खवातीन के लिए सेफ बनाना। अच्छा, सिर्फ थानों और कचहरियों की बात नहीं है नायाब, जैसे अभी औरत को उससे दूर ले, बिल्कुल ये बात आपने बिल्कुल ठीक की है, लेकिन ये खदशात सोशल सिक्योरिटी की मद में भी आ जाते हैं ना, कि यहाँ तो अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये होती है कि इन लॉज से आप छोड़कर आ गए क्योंकि हस्बैंड या इन लॉज डोमेस्टिक वायलेंस करते थे, घर वाले आपको रखने को तैयार नहीं होते क्योंकि भाइयों पर आप बोझ हो जाते हैं, पेरेंट्स जो हैं वो कहते हैं चुप कर जाती, मजबूर हो जाती, वहीं पे रह लेती, क्या करने आ गई हो इधर, फाइनेंशियली वो वैसे ही वीक होती है, तो सिस्टम तो सपोर्ट नहीं करता ना, कानून जितने मर्जी बना दें। क्या ऐसा कोई सिस्टम मौजूद है कि वो औरत अपने बच्चों को लेकर वहां चली जाए, वहां रह सके, जब तक अपना रोजगार नहीं वो ढूंढ लेती, उसको खाना मिल सके 2 वक्त का, क्योंकि घर वालों पे भी वो बोझ हो जाती है। कल से जब से ये वाकया आपने थ्रेड जो है वो इसको फॉलो किया होगा, बहुत से लोग डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट बात कर रहे हैं। उसमें मैंने एक चीज और देखी कि एक लड़की जब अपनी स्टोरी बयान कर रही थी तो उसने कहा कि बड़ा आसान है आप लोगों के लिए, कह देना तलाक ले लेती, घर आ जाती। तलाक लेकर रहना कितना मुश्किल है ये आप जानते हैं। एंड देन शी नरेटेड ऑल हर स्टोरीज कि उसने डाइवोर्स ले ली थी लेकिन उसके बाद उसकी फैमिली ने उसको डिसोन कर दिया। तो ये भी तो होता है ना यहाँ पर। एब्सोल्युटली, मैं एक यहाँ बात बल्कि सीमा स्ट्रेस करना चाहूंगी कि जितनी भी खवातीन हैं, ख्वाह वो विमेंस राइट्स एक्टिविस्ट ग्रुप से हो, फेमिनिस्ट हो, अब आहिस्ता आहिस्ता हमारे अंदर ये अंडरस्टैंडिंग आ रही है कि कभी भी किसी को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। आप उनकी सिचुएशन नहीं समझ सकते, कभी भी ये किसी को ना कहें। एक बड़ी प्रिविलेज्ड और टोन डेफ किस्म की बात है कि किसी को कह दे कि तलाक ले लेती, छोड़ देती। अनलेस एंड अनटिल आप रेडी हैं या आप किसी आइडेंटिफाइबल सपोर्ट सिस्टम को उनके लिए तैयार करते हैं, एक बहुत टोन डेफ चीज है किसी को कहना कि वो अपना सब कुछ छोड़ के कहीं आ जाए। बिकॉज कानून साजी के साथ साथ विक्टिम्स के लिए शेल्टर होम्स, रिहेबिलिटेशन सर्विसेज, जॉब्स, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये सब कुछ होना चाहिए। ये आइडियली तो सब कुछ होना चाहिए। कानून जब बनते हैं तो उसके लिए ये जो इन्वायरमेंट भी क्रिएट होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से अभी भी हम एक स्क्रीन पे भी चला रहे हैं, वाकई कल भी लाहौर में पेश आ गया कि एक खातून ने शादी नहीं करनी थी उस लड़के से, तो लड़के ने घर पे उसके घुसकर अपने साथियों के समेत उस पर तशद्दुद किया, बदतरीन, वो भी आप देख सकते हैं। तो बताइए, ये रवैया ऑब्वियसली हर तरफ से आ रहा है सामने। एक इसमें चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जब कानून हो चुके हैं, सीमल ने बताया कि कानून है, इनेबलिंग एनवायरनमेंट नहीं है, कि आपको सपोर्ट सिस्टम नहीं है, उसके लिए आपका जो एक सिस्टम है, आप क्या कर रहे हैं सब मिलकर? किस तरह से लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, किस तरह से हुकूमत को आप फोर्स कर रहे हैं कि वो इस तरह से सिस्टम बनाएं? क्योंकि कहना तो बड़ा आसान है कि हुकूमत को ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, लेकिन आपके पार्ट पे इसमें क्या पार्ट प्ले हो रहा है? जी, मैं आपको बताती हूँ। सो बेसिकली ये जो सारा प्रोसेस होता है किसी भी चीज को बदलने का या तशद्दुद को खत्म करने का, मल्टी स्टेक
होल्डर प्रोसेस होता है, ठीक है। तो इसमें एक तरफ तो हुकूमत और हुकूमती कवानीन और हुकूमती इक़दामात होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये सिविल सोसाइटी जिसे हम कहते हैं या ग्रास रूट्स के जो इदारे हैं, जिसके अंदर एक्टिविस्ट ग्रुप्स हैं, शेल्टर्स हैं, NGOs हैं, ऐसे इदारे हैं जो डोमेस्टिक विक्टिम्स को जॉब्स देती हैं, ऐसी लीगल एड सेल्स हैं। तो ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। अगर मैं अपने साथी जो एक्टिविस्ट हैं उनकी बात करूं तो अपनी पर्सनल कैपेसिटीज के अंदर उनमें से कई ऐसे लोग हैं जो ना सिर्फ ऐसे इदारों के साथ काम करते हैं जो इन कवानीन पे आगाही देते हैं, बल्कि एक्चुअल विक्टिम्स की सपोर्ट ऑन द ग्राउंड करते हैं। वो शेल्टर होम्स में हैं, वो वायलेंस की हेल्पलाइंस चलाते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे इदारे आ जाते हैं, वो मेंटल सपोर्ट विक्टिम्स के लिए देते हैं। फिर बहुत सारे ऐसे लोग जो अपनी प्राइवेट कैपेसिटी के अंदर, अब हम लोगों ने इतने नेटवर्क्स बना लिए हैं कि खवातीन हमें रीच आउट करती हैं तो हम कोशिश करते हैं। बिल्कुल नायाब, आई मस्ट से यू आर डूइंग ग्रेट। और आप जैसे लोग जो ये तमाम चीज़ें टेकअप करके अपनी अपनी पर्सनल कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, दे आर डूइंग अमेजिंग। बट आई रियली होप दैट वी रीच टू दैट पॉइंट जहाँ पर ये एक्चुअली एजुकेशन बन जाए, हमारे सिलेबस का हिस्सा हो जाए, जहाँ लड़कों और लड़कियों दोनों को ये पढ़ाया जाए कि इक्वल राइट्स क्या होते हैं और एक दूसरे पर हाथ उठाना या दिमागी स्ट्रेस करना, टॉर्चर करना वो अलाउड नहीं है। तो मैं ये समझती हूँ कि वी हैव अ लॉन्ग रोड जिस पर हम सबको अपना रोल प्ले करते रहना है। थैंक यू सो मच नायाब फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू नायाब। और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से जो इनकी जो सिविल सोसाइटी का रोल है वो भी इसी तरह काम करता रहेगा, मीडिया के रोल के हवाले कोशिश करते रहेंगे और इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता एक जिस तरह इमर्ज करती सोसाइटी उस तरह से वो इवॉल्व होती हो नज़र आएगी। और आप एक सिस्टम बनाएंगे जिसमें लोगों को आसानी हो, अगर वो घर छोड़कर आना चाहती है या अपने बारे में बात करना चाहती है, उसको तशद्दुद उस पर किया जाता है या कोई भी प्रॉब्लम है वो उसके लिए बात कर सके और लोग उसको सपोर्ट कर सकें, ऐसा सिस्टम हमने इंशाल्लाह ज़रूर इंशाल्लाह। इसी के साथ एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, फिर हाजिर होंगे। मेंबर्स, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप यहाँ बड़ी तादाद में मौजूद हैं। आप लोगों को सबको मालूम है कि ये इलेक्शंस हो रहे हैं और किस नजरिए पे ये इलेक्शंस हो रहे हैं। हमने तो अपना ख्यालात दे चुके हैं, जिधर भी मैं गई हूँ उधर बहुत बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में उन्होंने अपना फैसला कर चुके हैं कि यहाँ पार्लिमानी जमहूरियत कायम होगी। ये वोट आपके हाथ में अमानत है और मुझे उम्मीद है कि आप ये वोट को एक अमानत समझ के मुल्क के फायदे और कौम के फायदे के लिए इस्तेमाल करना, न कि कोई और चीज के लिए। अगर आप ये नहीं करेंगे तो न सिर्फ कौम को मुसीबत उठानी पड़ेगी मगर। तो नाज़रीन, बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की दस्तराज मादर मिलत मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना की आज 53वीं बरसी है। बानी पाकिस्तान की बहन ने कायम पाकिस्तान की तारीख में नाकाबिल फरामोश किरदार अदा किया और मेरे ख्याल में जो सपोर्ट थी घर से कायद आज़म साहब को वो उनकी बहन की तरफ से थी और वो एक मेरे ख्याल में मिसाल है ख़वातीन के लिए कि वो कैसे सीमल सपोर्ट कर सकती हैं अपनी फैमिली को। बिल्कुल, ना सिर्फ घर से उनको सपोर्ट थी बल्कि तहरीक पाकिस्तान, तहरीक आज़ादी में मुसलमान ख़वातीन में लीड किया इन्होंने। ख़वातीन को बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ख़वातीन ने जितनी भी हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं वाक़यात और जिस तरह से तहरीक पाकिस्तान में ख़वातीन का रोल था, अब जाहिर है उनको लीड जो है वो मादर मिल्लत मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना कर रही थी, जो कि 31 जुलाई 1893 को कराची में ही पैदा हुई थी और कायद आज़म से 17 साल करीबन ये छोटी थी और लेकिन उनके सियासी मिशन को पूरा करने के लिए उन्होंने कदम कदम पर कायद के हमरा रहीं और उन्हीं की अनथक मेहनतों का नतीजा
बानी पाकिस्तान की अनथक मेहनतों का नतीजा कि आज हम इस आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं। बिल्कुल। और मोहम्मद अली जिन्ना के हवाले से बताएं आपको कि उनके घर मुंतकिल होने के बाद उन्होंने कायम पाकिस्तान की जद्दोजहद में नुमाया जो किरदार अदा किया, उसमें ये किरदार बाद में भी जारी रहा और 1965 तक वो सदारती इंतखाब तक वो भरपूर उन्होंने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में किरदार अदा किया अपना, और एक जो मिशन था वो उसको आगे लेकर चली। अलबत्ता 9 जुलाई 1967 को दिल का दौरा पड़ा और वो इंतकाल कर गई। लेकिन मेरे ख्याल में ये मिसाल है आज की ख़वातीन के लिए, जो कि चाहे वो पॉलिटिक्स में आना चाहती हैं, चाहे वो किसी भी मामले में लीड करना चाहती हैं, वो ये एक ऐसी मिसाल है पाकिस्तान की ख़वातीन के लिए कि वो बिल्कुल हर फोरम पे उनके लिए इंस्पिरेशन है। बिल्कुल। आप अभी हम एक स्पीच दिखा रहे थे उनकी, और तारीख गवाह है मोहतरमा फातिमा जिन्ना खिताब किया करती थी, लाखों का मजमा दमबखुद हो जाता था। ये मिसाल है, ये इंस्पिरेशन है तमाम ख़वातीन के लिए कि डरना नहीं है, घबराना नहीं है। अगर आप खड़े होंगे अपने हक के लिए तो तमाम हालात बेहतर हो जाएंगे। आज पूरा शो का आगाज़ जैसे हम बात कर रहे थे, वो चाहे डोमेस्टिक वायलेंस हो, मेंटल टॉर्चर हो, वुमेन एम्पावरमेंट हो, क्यों नहीं हम ऐसी ख़वातीन से इंस्पिरेशन लेते, क्यों नहीं हम अपनी तारीख में देखते जहाँ पर इतने बड़े बड़े नाम है ख़वातीन में जिन्होंने बहुत काम किया, और मोहतरमा फातिमा जिन्ना का नाम सुनहरी हरूफ में लिखा जाता है तारीख में। तो आई थिंक हमें ये हिम्मत पकड़ना होगी, हमें ये देखना होगा कि हम अपने लिए, अपने मुल्क के लिए क्या रोल प्ले कर सकते हैं। आपके हस्बैंड ने जो रोल प्ले किया उसका हिस्सा आपको नहीं जाएगा, आपने खुद क्या रोल प्ले किया, चाहे वो बच्चों की तरबियत है या खानदान की तरबियत है, वो मैटर करता है। और जो फातिमा जिन्ना ने रोल प्ले किया वो वाकई एक तारीखी उसकी हैसियत है। उन्होंने इसके अलावा वुमेन राइट्स की बात करें तो उसमें उन्होंने वुमेन रिलीफ कमेटी भी कायम की थी और पाकिस्तान वुमेन एसोसिएशन की उन्होंने बुनियाद भी रखी। और जो ये उस दौर की बात है जब ख़वातीन बाहर नहीं निकला करती थी। और जो उन्होंने जिस तरह से खिदमात अंजाम दी हैं ख़वातीन के लिए, उसकी ही के लिए कौम ने आपको मादर मिलत और खातून पाकिस्तान के खिताब से भी नवाजा है। तो आज भी हम उनको खराज तहसीन पेश करेंगे और इंशाल्लाह हमेशा उनको खराज तहसीन पेश करते रहेंगे। उनकी खिदमात जो थी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की ख़वातीन के लिए, वो वाकई काबिल तारीफ़ है। बिल्कुल। और अल्लाह ताला उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे और उनके दर्जात बुलंद करे। आज के दिन की हम ये दुआ भी करते हैं और आप लोग भी ज़रूर दुआओं में याद रखिएगा। और फ़िलहाल हमें चलना है एक ब्रेक और उसके बाद हेडलाइंस जानेंगे और फिर प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। इकहत्तर साल, एक जुमला, मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है। मुल्क में अमन आएगा, मईशत बेहतर होगी, कब होगा ये सब? मुल्क की आबादी का 65%, कौम का मुस्तकबिल यानी 14 करोड़ नौजवान, 28 करोड़ हाथ जो उठे तो मुल्क की तकदीर बदल डाले। जज्बों का एक समंदर जिसकी मुंह जोर लहरें चले तो कई दहाइयों की गर्द को अपने साथ बहा लेना है। मगर जिन आंखों में चमक होनी चाहिए थी वो आंखें सवाल कर रही। चंद ऐसे ही सवालात के साथ मैं हूं रेहान तारिक। मैं दूंगा अरबाब इख्तियार के फिक्र पे दस्तक। देखिए प्रोग्राम दस्तक पीर से जुमा रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। This program is brought to you by अब जो चाहो वो खाओ, मजबूत दांत, सेहतमंद मसूड़े नेचुरली। 24 न्यूज, बाखबर 24 घंटे। आज क्या हुआ? क्यों हुआ? पाकिस्तान कभी किसी से भीख नहीं मांगेगा। क्यों निकाला मुझे? कल क्या होगा? आइए पर्दा उठा। देखिए नजम सेठी शो पीर से बुध रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। ट्वेंटी 24 न्यूज, बाखबर 24 घंटे।
اللهم إن هذا المرض جند من جنودك تصيب به من تشاء وتصرفه عمن تشاء اللهم فاصرفه عنا وعن بيوتنا وعن أهلينا وأزواجنا وذرارينا. वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान की तारीख में जो सोना है यानी कि गोल्ड प्राइस उसकी बुलंद तरीन सतह को वो पहुँच चुका है और इंतहाई अफसोस के साथ हम आपको बताएं कि अब जो है जो सोना लेने का सोच रहे थे मज़ीद महंगा हो चुका है। 1,08,300 रुपये की ये सतह तक पहुँच चुका है। ऑब्वियसली इंटरनेशनली भी प्राइस बढ़ी है लेकिन पाकिस्तान में इतनी हद तक प्राइस कभी भी नहीं थी। अब सर आप मुझे देख के क्यों बता रहे थे कि एक तो सोना महंगा हो गया, फिर आप मुझे देख के कह रहे थे जो ये प्लान कर रहे हैं खरीदने का वो मैंने सोचना छोड़ दिया। मतलब अब तो बेचने पे आ गए अब तो शायद बेचने की वाली वो सिचुएशन आ गई है। मतलब 1,08,000 पर तोला। मुझे याद है मेकिंग के अलग, हाँ, उसके मेकिंग के अलग पैसे, पॉलिश के अलग पैसे, स्टोन्स के और डिजाइन्स के अलग पैसे हो जाते हैं। अब सर आज से 2-2.5 साल पहले अब यही सोना 50 के राउंड में होता था, 54, 55, 56 इसी के 50 था। अब देखें उससे डबल हो गया। हाँ, मैं आपकी शादी पे अगर 4 साल पहले 50 था तो मेरी शादी पे इट वाज 58, 56 2 साल पहले। और 2 साल में आप देखिए क्या हुआ, डबल से भी ज्यादा कीमत हो गई। मतलब अब बेचारी खवातीन क्या करेंगी? सोना खरीदना तो मेरे ख्याल से अब सोचना भी नहीं चाहिए, सोचना भी महंगा हो जाएगा, ये सिचुएशन होगी। बहरहाल पाकिस्तान में जो फी तोला सोने की कीमत है 2,400 रुपये, एक ही दिन में उसमें इजाफा हुआ, 1,08,300 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। और इसी पर हम बात करेंगे। प्रेसिडेंट गोल्ड मार्केट कराची हाजी हारून चंद हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम सलाम। हाजी साहब अब तो मैं तो कह रही हूँ कोई भी नहीं सोचेगा सोना खरीदने का। 1,08,000 बुलंद तरीन सतह है मुल्क की तारीख की। जी कल की तारीख में 1,08,300 रुपये 2,400 रुपये तोले का इजाफा हो गया है। और इंटरनेशनल मार्केट जो है ना, इंटरनेशनल मार्केट जो है वो 1,803 हो गई है, जो 8 साल की बुलंद तरीन सतह पे है, 8 साल की बुलंद तरीन सतह पे है। लेकिन हाजी साहब इंटरनेशनल मार्केट तो 8 साल की बुलंद तरीन सतह पर है। पाकिस्तान की जो मार्केट है वो पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। इसकी बेसिक वजह क्या नजर आती है? सब कुछ तो महंगा हो रहा है, सोना महंगा होने की क्या वजह है? हालात लोगों के लॉकडाउन में ख़राब हो चुके थे तो फिर क्यों सोना महंगा हो गया? देखिए इंटरनेशनल दुनिया के अंदर कोरोना ने अपनी लिपट में दे रखा है। पूरी दुनिया की जो करेंसी है डिवैल्यू हो रही है और बैंक इंटरेस्ट रेट भी गिरा रहे हैं। अब लोग इन्वेस्टर जो है वो गोल्ड की तरफ आ गए हैं, तमाम दुनिया के इन्वेस्टर गोल्ड की तरफ आ गए। अब तो लोग ममालिक और बैंक भी गोल्ड की तरफ इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो हमारे मुल्क में इस वक्त 1,08,300 भी है तो 6,000 रुपये अंडर कोस्ट है, 6,000 रुपये अंडर कोस्ट है। इस वक्त एशिया में पाकिस्तान सबसे सस्ता है, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे ईरान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे भारत हो, या दुबई हो या सऊदी अरब तक। इस चैनल के थ्रू मैं कहूँगा कि आज पाकिस्तान सबसे सस्ता है सोने में। तो आज आप ये मार्केट ऐसी है कि आपको सोना यहाँ से लो और आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि यहाँ के कुव्वत खरीद नहीं है, परचेसिंग पावर नहीं है। यहाँ पे लॉकडाउन होने के पहले 85-86 हज़ार रुपये तोला था। हाई साहब आपने कहा कि इंटरनेशनली मार्केट प्राइस जो है वो बढ़ चुकी, आई एग्री। उसके बाद आपने कहा कि रीजनली पाकिस्तान में प्राइस थोड़ी अभी भी कम है, एग्रीड। प्रॉब्लम ये है कि आखिर इन्वेस्टमेंट इसकी क्या वजह है कि क्या ये सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है इसलिए लोग इसी पर आ रहे हैं? मतलब अगर किसी ने 10 लाख रुपए का सोना खरीद लिया है इसका मतलब है कि वो फ़ायदे में है, और अगर वो 10 लाख रुपए की कोई और चीज़ कहीं पर इन्वेस्टमेंट करता है, कहीं पर भी स्टॉक्स में या कोई और बड़ी जगह होती हैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उसमें सबसे ज़्यादा सेफ ये समझा जा रहा है गोल्ड है, इसलिए इस पर इस वक्त इस तरह से रेट्स बढ़ रहे हैं। भाई ये तो एक इंटरनेशनल करेंसी है बेटा, ये मटेरियल ऐसा है कि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट दुनिया इन्वेस्टमेंट करती है। इसी तरह मुल्क के लुक में बैंक में पैसे गोल्ड होता है तो नोटें छपती है, नोटें छपती है। तो ये चीज़ तो ऐसी है कि हर आदमी
प्रॉपर्टी से ज़्यादा कीमती चीज़ है ये, और ये 1 साल के अंदर डबल हो गया, डबल हो गया। हाजी साहब, लेकिन ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए तो इस्तेमाल नहीं होता ना। हम जैसी खवातीन का क्या होगा जिन्होंने जहेज बनाना है, शादियां करनी है? आपको पता है सोना तो बनाओ सिंगार में सबसे ज्यादा डिमांडिंग मटेरियल है। अब 1,08,000 रुपए फी तोला पहुंच गया, और 1 तोले में तो एक अंगूठी भी नहीं बनती है, ये आप भी समझते हैं। 4-5 तोले से कम का तो सेट नहीं बनता है ना। अब 5, 6, 7 लाख रुपए के ऊपर 4-5 तोले का सेट चला जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे? देखिए, मैं एक बताऊं, हिंदुस्तान पाकिस्तान बनाना जब से विरासत थी कि माँ बाप जो अपने बच्चों को जेवर देते थे, उस जमाने में 10-10, 12-12 तोले के जेवर देते थे, शादी में, वलीमा में, माइयों में, ये अलग अलग। अभी कुव्वत खरीद नहीं है, परचेसिंग पावर नहीं है। अब बेचारे औरतें अपना पुराना जेवर दे के, और वो वेट भी कम करती हैं और क्वालिटी में भी फर्क होता है, क्या करें? उनके पास कुव्वत खरीद नहीं है। पाकिस्तान में तो खाने के लिए नहीं है आदमी को। लॉकडाउन की वजह से पूरे मुल्क के अंदर जो हालात हुए, तो बेसिकली ऐसा मतलब ये कहने का कि ये आम आवाम तो बेचारी उसकी पहुंच से तो ये दूर हो गया। ये सिर्फ मामला रह गया सरमाएदारों का, ये मामला रह गया सिर्फ इन्वेस्टर्स का, ये मामला रह गया सिर्फ जिन्होंने मुनाफा कमाना है, जिन्होंने सिचुएशन जो है इसमें पैसे कमाने के लिए अब ये सिर्फ रह गया सेक्टर। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बड़े दुकानदार जो है ना, बहुत बड़े दुकानदार, वो तो सर्वाइव कर जाएंगे। 2-3 साल के बाद वो छोटे दुकानदार की भी हालत खराब हो जाएगी और वो भी तबाही के दाने पे आ जाएंगे। और कारीगर तबका, हमारा जो कारीगर तबका है, बेरोजगार हो गया है। आज वो इमिटेशन ज्वेलरी और रक्षा चलाने पे और बिरयानी बेचने पे मजबूर हो गया है। ये हालत है, कारोबार बिल्कुल ठप है। आप मार्केट कारोबार बिल्कुल ठप है, ये बात आपने बिल्कुल ठीक की। लेकिन हाजी साहब, मेरा सवाल आपसे फिर वही है, बेचारी खवातीन क्या करेंगी? और खवातीन से ज्यादा वो बेचारे मर्द हजरात जिनकी जेबों पर अब ये भारी हो जाएगा कि अब फिर क्या करें? सोना बनाना छोड़ दें कि शायद कीमत कम हो जाए, बायकॉट कर दें सोना खरीदने का, क्योंकि ना तो इतनी सकत है और ना ही दिमाग इतनी इजाजत देता है कि इतना महंगा सोना आप खरीद कर अपनी ज्वेलरी बनाकर रख लो संभाल के। नहीं बीबी, देखें, इसमें हमें खुश होने की बात नहीं है। हम दुकानदार भी परेशान हैं क्योंकि भाव बढ़ने से कुव्वत खरीद अब 6,000 रुपये अंडर कॉस्ट है। आप लगा दें कि एक चीज़ दुबई से 100 रुपये की आती है या 90 रुपये की बिक रही है, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि कुव्वत खरीद ख़त्म हो गई है। 6,000 रुपये तोला सोना कम होना यह मामूली बात नहीं। इसका मतलब है कुव्वत खरीद नहीं है, परचेसिंग पावर नहीं है। और छोटा दुकानदार तो कारोबार अगर नहीं होगा तो वाइन कर जाएगा, और छोटे कारीगर भी अपना ये छोड़ देंगे काम, और रक्षा चलाने पे, बिरयानी बेचने पे। हाँ बिल्कुल, अब ये है कि ये सूरत हाल अच्छी नहीं है हमारे लिए। तो ये है कि जितना सोना कम होगा, टर्नओवर होगा, हमारा कारोबार चलता रहेगा। बिल्कुल ठीक है आपने हाजी साहब, और आई थिंक दैट्स द पॉइंट कि जिस पर ये पूरा सिस्टम जो है वो स्टे भी करता है। कीमतें बढ़ने से सुनारों का भी कोई फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि कीमतें जब बढ़ रही हैं तो डिमांड कम हो रही है, लोग खरीद नहीं रहे। और फिर जब लोग खरीद नहीं रहे हाजी साहब, तो वही आपके वाली बात कि छोटा तबका कारोबार वाला तो पिसता चला जा रहा है। 86,000 रुपये तोला था। अब हमने जो ऑर्डर लिए, हमारा प्रॉफिट तो गया, जेब से भी जा रहे हैं। अब शादी 2-2, 3-3 महीने, 4-4 महीने लेट हो गई है। अब लोग जेवर उठाने आएंगे तो जाहिर है इनको तो हमको देना है, हमने जबान किया है, उन्होंने बयाना दिया, हमें एडवांस दिया है, तो हमें भी नुकसान है, उनको फायदा है। जिस रेट पे आपने ऑर्डर बुक किया उस रेट पे अब जो है वो सोना नहीं मिल रहा, तो आपको भी नुकसान हो रहा है। और बड़ी अच्छी बात ये आपने की है कि इससे अब जो छोटा दुकानदार है उसके मामला बड़े इफेक्ट हो रहे हैं। तो हाजी साहब क्या देख रहे हैं, आइंदा कुछ उम्मीद की जा सकती है आवाम की कुछ कम हो जाए, या फिर ऐसे नहीं लग रहा कि कम होने की उम्मीद है? मतलब अब लोग भूल जाएंगे, वो कभी सोना उनकी पहुंच में आ जाएगा? भाई मेरी तो फोरकास्ट जो बता रही है कि सोना $2,000 से ऊपर चला जाएगा, और या 1.5 लाख से ऊपर सोना चला जाएगा, या कुव्वत खरीद नहीं होगी, परचेसिंग पावर नहीं होगा, क्योंकि ये कोरोना ने पूरी दुनिया को लपेट में ले रखा है, पूरी दुनिया को लपेट में देगा। बैंक इंटरेस्ट रेट कम हो गया है और लोग जो है ना गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं।
ठीक है, बहुत शुक्रिया हाजी हारून चंद साहब, आपने ये बताया तमाम जो सूरत हाल है और जिस तरह से बात उन्होंने की वो बड़ी जायज़ थी कि इस तरह से जो छोटा दुकानदार है वो भी इफेक्ट होगा और ऑब्वियसली हमें भी नुकसान हो रहा है, लेकिन आइंदा उनको नज़र नहीं आ रहा कि सोना कम होगा, तो मतलब आप जो है ना वो नेक्स्ट किसी को मशवरा नहीं दे सकती कि सोना खरीद लो। हाँ, ये मशवरा नहीं दे सकती और मैं शायद ये भी मशवरा किसी को ना दूं कि बेच दो, अपने आप को सरमायाकार कंसीडर करें। आप सोचिए आपकी इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इसके अलावा तो उसका कोई फायदा और इसके अलावा ये इन्वेस्टमेंट का ये भी है कि यही इन्वेस्टमेंट मुझे लग रहा है जिसका कोई फायदा हो रहा है पिछले 2-3 सालों में, बाकी तो सब कुछ जो है पहुंच से दूर हो गया। बिल्कुल सही। लेकिन अबूजर कभी आपने पंजाबी बोली है? पंजाबी बोल लेते हैं कभी कभार, अगर कहीं मौका नजर आ जाए। हाँ, मतलब पंजाबी में घरों में बातें होती हैं, जो पंजाबी लोग हैं जैसे सिंध में सिंधी बोली जाती है और लोग उनकी ओनरशिप उस एरिया में बड़ी ज्यादा है, पंजाब में पंजाबी की बहुत ज्यादा है, तो मैं तो बोल के आपको दिखाई दूंगी और कोई बड़ी गल नहीं। लेकिन कल एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई और वो वीडियो वायरल इस तरह से हुई, एक लाइव सेशन चल रहा था, इंस्टाग्राम लाइव कर रहे थे शोएब मलिक और सानिया मिर्जा, दोनों स्टार्स हैं, दोनों बड़े स्टार ने, बड़े स्टार्स ने। और पंजाबी उसमें ऐसे आ गई कि शोएब मलिक ने फैंस के सामने रिक्वेस्ट किया सानिया मिर्जा को, बिकॉज दे वर टेकिंग ऑफ, साइनिंग ऑफ और वो बाय बाय कर रहे थे, तो शोएब मलिक ने कहा कि मुझे फिर तुम आई लव यू बोलो और पंजाबी में बोल के दिखाओ, और फिर सानिया मिर्जा ने बड़े क्यूट से अंदाज में टूटी फूटी सानिया मिर्जा तो है भी इंडिया से, तो वहाँ पर पंजाबी जिस इलाके से वो है वहाँ पर तो ये बोली नहीं जाती, तो देखते हैं वो क्या कामयाब हुई है या नहीं। वो वीडियो आपको दिखाते हैं। That I love you in Punjabi. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। I don't know how to say that. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 10-12 ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਸੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ। Then how do you say it? I don't know. It's been 10 years since we got married. अन्नी जी लाइन में नहीं सीखी। अस्सी नहीं। I can understand. अस्सी का मतलब है, 80 का मतलब है बहुत सारे लोग। अच्छा। मैनू क्या बोलेंगे? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, मैनू ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ प्यार किया। प्यार? प्यार किया? I swear. पंजाबी की धज्जियां उड़ा दी। Rest in peace पंजाबी, someone is saying yes. पंजाबी की माँ बहन एक कर दी। Okay, how do you say it? You still have 20 seconds. Make it right. मैनू ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ इश्क दा। हैं? I think मुझे यही रोक देना चाहिए इसको, नहीं तो मुझे नहीं लगता पंजाब में एंटर होने देंगे पाकिस्तान में। 10 साल में एक मैनू ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ प्यार है। हाँ, अब सही है, थोड़ा सा बेहतर। पनिशमेंट में भी हार गए। मेरा पहला गेस्ट है जिसको मैंने पनिशमेंट दी और वो उसमें भी आ रही है। मेरे पास कुछ और है भी नहीं कहने को। Okay, how do you say it? मैनू ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ है। It's the same. I said it properly. Come on. तो सानिया बेसिकली क्यूट, लेकिन मुझे लगता है कसूरवार शोएब मलिक ज्यादा है, वो 10 साल गिनवा रहे थे, आप सिखा ही नहीं सके 10 साल में। और बेसिकली सानिया जो है वो बड़ी टैलेंटेड है स्पोर्ट्स में, उन्होंने बड़ा नाम कमाया, तो ऑब्वियसली अगर उन्हें सही तरह कभी बता देते तो वो सीख जाती बेचारी नहीं, लेकिन कोशिश बड़ी की है। लेकिन मलिक साहब, एज पंजाबी में आपको एक बात कर दूं, पंजाबी में मोहब्बत नहीं होता, मोहब्बत उर्दू का लफ्ज होता है, तो ये जो है ना आपकी पंजाबी यहाँ पे थोड़ी सी उर्दू वाली हो गई, बट एनीवेज मजा आया ये कॉन्वर्सेशन। क्या होना चाहिए? प्यार कहते हैं ना, मोहब्बत तो बड़ा वो कठोर लफ्ज हो जाता है। मैनू तेरे नाल प्यार हो गया, यही होता है, मैनू तेरे नाल प्यार हो गया, सही है। प्यार पंजाबी में यूज हो जाता है, मोहब्बत नहीं यूजिंग। अच्छा, मोहब्बत नहीं होता, ये होता है मोहब्बत। यू नो, इट इज अ प्रोनाउंसिएशन डिफरेंस। मैंने तेरे नाल मोहब्बत है, वो मोहब्बत होना चाहिए, मोहब्बत जिस तरह उन्होंने बोला वो उर्दू था। क्योंकि हम अपने हस्बैंड, आप हस्बैंड और मैं अपनी वाइफ को कह सकता हूँ, इसी तरह होता है ना कि अपने घर पे एमी वो ये ना समझे कि पता नहीं क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं,
जी मैं अपनी बीवी को कह देता हूँ कि मैंने तेरे नाल बड़ी मोहब्बत है। आप ये है पंजाबी स्टाइल। मैं तो डाटा प्यार करना। एनीवेज हम एक ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद करेंगे और नाज़िन रुख करेंगे कराची का। जैसे प्रोग्राम का आगाज़ भी हमने इसी बात से किया था कि कराची में मानसून की बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया है और बारिशों के सिलसिले के बाद के इलेक्ट्रिक की गफलत और करंट लगने के वाक़यात में एक बच्चा समेत 6 शहरी अब तक इस वाक़े में जाबहक हुए हैं। अफसोस का मकाम है कि इलेक्ट्रिक की जो परफॉर्मेंस है वो तो दे नहीं पाते, बिजली प्रोवाइड कर नहीं पाते, 14-15 घंटे की लोड शेडिंग, बारिश हो जाए तारों को कंट्रोल नहीं कर पाते। और देखिए कल किस कदर अफसोसनाक ये हादसा पेश आया कि 6 लोग इस दुनिया से चले गए। अफसोसनाक के अलावा दर्दनाक और इंतहाई जो है दिल दहला देने वाले ये मनाजिर थे। हम दिखा नहीं सकते हैं नाज़रीन को क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ा सा उसको हमने सेंसर करना है, लेकिन बहुत ही अफसोस हुआ, बहुत दुख हुआ ये देखकर कि किस तरह से वहाँ पर लोगों के जो हैं पड़े हुए थे और कोई उनको मतलब ऑब्वियसली कि इलेक्ट्रिक का कसूर है या कोई ओवरऑल सिस्टम ही ऐसा बन चुका है कि लोग जो है बेहिस हो चुके हैं। पता है कि बारिश होनी है, पता है कि मानसून का सीजन आ रहा है, लेकिन ख्याल नहीं करना, कोई तारों को सेट नहीं करना, कोई वहाँ पर निकास का सिस्टम नहीं करना, कोई फोकस करता ही नहीं है। ये वर्ड ही नहीं है किसी भी इदारे की डिक्शनरी में। इतनी बिल्कुल यूजलेस सी लग रही है ऑर्गेनाइजेशन जो बनी हुई है और ये ऐसे लग रहा है कि इंसान की जान की जो कीमत है वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप और इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कराची से हबीब खान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हबीब। वालेकुम अस्सलाम सिमल। हबीब, अफसोसनाक हादसा पेश आया कल कराची में और इतना अफसोसनाक था कि बारिश हो रही थी, जब हवा चल रही थी तो तारे टूट कर राह चलते लोगों के ऊपर, मोटरसाइकिलों के ऊपर गिरे और एक तो वाकया ऐसे हुआ कि मोटरसाइकिल पे जा रहा था वो शहरी, उस पर तार गिरी, वो वहीं पर जाबहक हो गया मौका पर ही। किसकी गफलत है ये? क्या अगर हम के इलेक्ट्रिक को मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं तो ये गलत है? बिल्कुल सीमल, देखें कि इलेक्ट्रिक को खुद इल्ज़ाम ठहराना यहाँ गलत नहीं होगा क्योंकि गुज़िश्ता बरस भी कराची में जो है वो हैवी मानसून था, जिसके बाद कुछ इस तरह के हादसा जो है हमने देखा था कि करंट लगने के वाक़यात में 3 नौजवान जो डिफेंस के ही इलाके में बाइक पर सवार थे उनको करंट लगने से जो है वो जांबाक हुए थे। तो उस सिलसिले के बाद के इलेक्ट्रिक की जानिब से कहा यह गया कि इक़दाम किए जा रहे हैं और कि जो यहाँ पर वायरिंग है टूटी हुई उसको भी संभाला जाएगा, जो गिरे हुए वायर थे उनको भी संभाला जाएगा। लेकिन कराची में दूसरे साल का 2020 का मानसून आ गया, बारिशें हुई, फिर 15 हलाकतें शहर में हो गई, गुज़िश्ता रोज़ भी 6 हलाकतें हुई। आपने खुद भी वीडियोस देखी कि किस तरह से एक बुज़ुर्ग शहरी 60 साल जो शहरी थे वो अपनी बाइक पर सवार थे, तार टूट के हवा के ज़ोर से बाइक पर आके गिरी है और वहीं पर जो बुजुर्ग शहरी है मौके पर ही दम तोड़ जाते हैं। तो इस तरह के वाक़यात कल फिर रुनुमा हुए। मस्जिद में एक शहरी नमाजी जो है वो करंट लगने से जाबाक हो गए, एक बच्चा छोटा जो है वो करंट लगने के बायस हलाक हुआ। तो इस तरह के वाक़यात के इलेक्ट्रिक की जानिब से यकीन दहानियाँ करा दी जाती हैं हर साल की बारिश के बाद, लेकिन फिर जो नया साल आता है, नए साल में मानसून के बारिश के आगाज़ के साथ ही शहर कायद में ये वाली सूरत हाल फिर जो है वो सामने आने लग जाती है कि इलेक्ट्रिक एक तरफ ये दावा भी करता है कि शहर में आपने बताया कि पिछले साल भी ऐसे वाक़यात थे और ये यकीन दहानियाँ करवाई गई। ये तो हम हमेशा से देखते हैं कि यकीन दहानी कराई जाती है, लेकिन जब दोबारा से वक्त आता है तो अब आपने बताया कि 15 हलाकतें, मतलब किस तरह से ये बर्दाश्त कर रहे हैं वहाँ के लोग? फिर ये बताइएगा कि जो इंतज़ामिया है वो क्या कहती है कि इनकी जो जानें चली गई हैं, मासूम शहरियों की वहाँ से गुजर रहे थे बाइक पर, बुजुर्ग हैं या नौजवान हैं जो भी हैं, वो जानें चली गई हैं, इसका कोई कसूरवार ठहराना चाहिए, किसी को वहाँ पर सज़ा दिलवानी चाहिए, इसके लिए कुछ हो रहा है? देखिए अबूज़र, एज सच तो इक़दाम कोई नहीं होते, बस एक के इलेक्ट्रिक के जानिब से ही जो है वो अपना बयानिया जारी कर दिया जाता है कि हमारी जो टीम्स हैं वो मौके पर पहुंची हुई हैं और वहाँ पर जो मौका है किसी भी ऐसी जगह पर जहाँ पे पैनिक वाली सूरत हाल हो जाती है, तार टूट के गिर जाती है, तो के इलेक्ट्रिक की जो टीम है वो काम कर रही है। लेकिन काम करने का फ़ायदा उनका उस वक्त नहीं होता है क्योंकि जब इंसान अपनी जान खो चुका होता है, वहाँ पर जब हम 15 जानी नुकसान इस करंट लगने के बायस और इन टूटे हुए तारों के बायस जो है उठा लेते हैं, उसके बाद के इलेक्ट्रिक वहाँ पहुँचती है और तार तब्दील कर जाती है। लेकिन फिर वही बात है कि जब ये हादसा रूनुमा हो जाते हैं उसके बाद के इलेक्ट्रिक जो है वो होश के नाखून लेती है। उससे पहले जब मानसून के हवाले से प्रेडिक्शंस दी जा रही होती हैं और कहा यह जा रहा होता है कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट है मुख्तलिफ इदारों की, जिसमें बल्दियाती इदारे भी हैं, के इलेक्ट्रिक भी है,
वो डिजास्टर मैनेजमेंट के जो इदारे हैं वो काम नहीं करते हैं। वो बर वक्त अगर मानसून के आने से पहले ही अपनी तैयारियां भरपूर रखें तो शायद कराची वाले जो है सही कह रहे हैं आप। और अबूजर ये अचानक तो आमद होती नहीं है मानसून की, ये ऐसा तो नहीं होता कि वो सरप्राइज मानसून हो गया, ये हर साल फिक्स है। और आई थिंक अगर जब तक इदारे इस चीज़ को खास तौर पर के इलेक्ट्रिक का अगर जिक्र करें इस चीज़ को टेकअप नहीं करेंगे फिर मेरे ख्याल से आला अथॉरिटीज़ को नोटिस लेना पड़ेगा। कहा कि शायद ऐसा हो जाए, शायद कि लगता है इसी उम्मीद पर हम जो है ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं। ये मासूम जाने चलेगी, उम्मीद करते हैं कि इसके ऊपर किसी को मोरद इल्ज़ाम ठहराया जाएगा, किसी को सज़ा होगी ताकि इस तरह से आइंदा से वाक़यात ना हो। बहुत शुक्रिया हबीब, आपने बताया इस तमाम सूरत हाल पर। एनीवेज मूविंग फॉरवर्ड, कल सिमल बड़ी इंपॉर्टेंट एक अपडेट हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नैब केसेस के हवाले से कि अदालत आलिया ने कहा है कि 1226 रेफरेंस हैं। अगर जिस तरह से तादाद नैब की ट्रायल का सिस्टम चल रहा है ये तो लगता है कि 100 साल लग जाएंगे केसेस खत्म नहीं होंगे। उन्होंने कहा 1 सदी तक मुझे लगता है इसके फैसले होंगे। और हमेशा नैब को जब भी नैब की बात की जाती है, उसके रूल्स की बात की जाती है, आइन की बात की जाती है तो ये बात सामने आ जाती है कि क्योंकि रेफरेंसेस को इतना लंबा टाइम लग जाता है कि केसेस सॉर्ट आउट ही नहीं होते। अब ये डिसीजन लिया गया है कि नैब रेफरेंसेस का फैसला 30 दिन में होना चाहिए। ये अहकामात भी जारी किए गए। नैब के रेफरेंसेस 20 साल से जायद का अरसा हो गया जो ज़ेरे इल्तवा हैं। अदालत ने ये इस्तफसार भी किया कि फैसले क्यों नहीं हो रहे, क्या नैब अदालतों को बंद कर दिया जाए या नैब कानून को ही गैर आईनी करार दे दिया जाए। चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दिए और साथ ये भी कहा कि नैब का इदारा नहीं चल रहा, लगता है 1226 केसेस जो हैं वो एक लंबा टाइम लेंगे। क्यों सॉर्ट आउट नहीं होते? हमेशा मैं ये सुनती आई हूँ वाइट कॉलर क्राइम या करप्शन बेज़ाब्तियों के क्राइम साबित होने में टाइम लगता है, ट्रेल ढूंढने में टाइम लगता है, लेकिन अब सर 20-20 साल तो एक लाइफ टाइम होता है, उसके बाद भी अगर डिसीजन नहीं हो पाता तो फिर क्वेश्चन तो लगता है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है इसमें कि जो हमें बात करनी होगी कि आया जो ट्रायल पीरियड को लेंथ करने के लिए, लेट करने के लिए कौन किरदार अदा करते हैं। तो वो जब केसेस सामने आए तो वो ये मालूम हुआ कि नैब के प्रोसिक्यूटर्स हैं जो हमेशा अगली तारीख लेते हैं और कहते हैं कि हम बाद में आएंगे। हालांकि कानून में है कि 30 दिन में आपने निपटाना है उस मामले को, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और इसके अलावा कल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी ऑर्डर कर दिया कि 120 नई अदालतें नैब की ही कायम की जाएंगी और जल्द से जल्द इनका फैसला होगा और रिपोर्ट भी मांग ली गई। तो उम्मीद करते हैं कि इस तरह से ये स्पीडी ट्रायल होगा, तो क्योंकि लोग जो वेट कर रहे हैं कि कब एहतसाब होगा, कब करप्शन के पैसे वापस आएंगे, वो जल्द से जल्द हो जाए। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ साहिबजादा मुजफ्फर अली मौजूद है, एक्स प्रोसिक्यूटर, एडिशनल डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब रहे हैं 2004 से 2009 तक। करंटली लॉ प्रैक्टिस कर रहे हैं वाइट कॉलर क्राइम केसेस में और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में। सीनियर लीगल एडवाइजर LDA भी हैं, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम साहिबजादा साहब। जी वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और मैं नाजरीन के लिए ये बता दूं कि टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई है कि आपने जब भी कभी भी किसी से भी बात करनी हो, वो कहीं पर भी हो, राब्ता हो सकता है। आप एक मीटिंग में मसरूफ थे लेकिन आपने हमें टाइम दिया और आप स्काइप पर फौरन हमारे साथ अवेलेबल भी हैं। थैंक यू सो मच। पर आ जाना था और मुलाकात यहाँ पर होनी थी क्योंकि मैटर ऐसा है, इंतहाई सीरियस मैटर था। लेकिन एनीवेज वही बात कि टेक्नोलॉजी का फ़ायदा हुआ और अब आप जहाँ पर भी हैं वहीं पर आपने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हमसे रब्ता कर लिया है। तो मुजफ्फर साहब ये बताइएगा कि ये जो कानून अब है ऑलरेडी 30 दिन का, ये कभी इम्प्लीमेंट तो हुआ नहीं है 20 सालों में, तो ये किस तरह से इसको हम देख सकते हैं कि किस तरह से होगा अब 120 अदालतें जब कायम कर दी जाएंगी? तो मुजफ्फर साहब जो है शायद हमारा उनसे मुनक़ता हुआ है, हम दोबारा करते हैं। लेकिन एक चीज़ जो मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगी कि चीफ जस्टिस साहब ने जो कहा कि अब अदालतें भी कायम होंगी, तो मुझे वो मॉडल कोर्ट्स भी याद आ रही हैं जो कायम की गई और उसके बाद जो इल्तवा के शिकार केसेस थे वो सॉर्ट आउट होना शुरू हुए। मुजफ्फर साहब इज बैक ऑनलाइन विद अस। जी अस्सलाम वालेकुम, अब तक आवाज़ आ रही है? जी थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। आप लगता है गाड़ी में बैठे हैं और आपने रुककर हमें वक्त दिया है। ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा ये जो पूरा सिनेरियो है। कल चीफ जस्टिस साहब ने जो रिमार्क्स दिए, आप स्पीडी ट्रायल उम्मीद रखें नैब से, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए जी, मैं बिल्कुल जी, एक तो ये तो अच्छा है कि इतने अरसे से ये जो कोर्ट किए गए थे ईयर्स के 2000 का जो केस है वो भी पेंडिंग है। लेकिन आप इसका जो इल्जाम है वो सिर्फ इस वजह से नहीं लगा सकते कि कोर्टें कम है। एक्चुअली ये देखना पड़ेगा कि वाइट कॉलर क्राइम केसेस हैं, इसका एक क्राइटेरिया होता है। इसमें जो लिस्ट ऑफ अक्यूज होते हैं वो हमेशा 5 या 10 एट एन एवरेज होते हैं और वो जो 5-10 अक्यूज होते हैं उनके 5-10 वकला भी होते हैं। और आप देखते हैं कोई भी क्रिमिनल ट्रायल है, ये वाइट कॉलर क्राइम इज सिमिलर टू दोस ट्रायल्स जिसके अंदर आपको जब ये रेफरेंस फाइल करता है चेयरमैन नैब या DG नैब, तो सबसे पहले तो उनकी अटेंडेंस को सिक्योर किया जाता है।
सबको समन किया जाता है और कोई इस शहर में बैठा है, कोई शहर में करते कराते 2-4 महीने तो उनकी अटेंडेंस प्रोक्योर में लग जाती। फिर उसके बाद अंदर बकायदा चार्ज फ्रेम करने के लिए 7 डेज का नोटिस होता है। अब तो सबसे ज्यादा डिले फैक्टर है वो ये है, तो जब आपकी एविडेंस आती है तो वो जो 15 वकील हैं या जो भी 10 एक्यूज हैं उनके लॉयर्स हैं वो 1 बाय 1 उसको क्रॉस एग्जामिन करते हैं और उनके पास पूरा एम्पल टाइम होता है कि वो कितना मर्जी टाइम के सकते हैं। किसी टाइम मुजफ्फर साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये जिसने भी कभी अदालत की इस तरह से कार्रवाई देखी हो तो समझ सकता है कि ये मामला है ऑब्वियसली बड़ा लेंथी प्रोसीजर है, ट्रायल सिस्टम बड़ा लेंथी है और इसको कवर करना, फिर वो तमाम शहादतें, फिर एविडेंसेस को पूरा करना, फिर तमाम जो काउंटर क्वेश्चंस होते हैं वो पूरे करना जरा होती है, ये सारा कुछ होता है। लेकिन तो फिर 30 दिन का कानून बनाया क्यों था? तो फिर ये तो कानून में गलती हो गई। आपका मतलब है कि कानून को ठीक करना चाहिए कि 30 दिन का एक एक्सपेक्टेड डेट ही क्यों रखी गई जब मालूम है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है? तो मैं याद करूँ ना इसी वजह के ऊपर तो ये अमेंडमेंट्स आ रही थी ये दिनों में। आपने देखा हालिया में माजी में 4 महीने के लिए एक ऑर्डिनेंस आया था जिसमें नैब में तरमीम की थी थोड़ी सी, लेकिन वो चूंकि अपनी मुद्दत पूरी कर गया और उसको टेंशन ना मिली तो इसकी वो नहीं आज। लेकिन इसी में ये 3-4 की अमेंडमेंट की जरूरत है, जिसमें वन ऑफ द अमेंडमेंट ये भी थी कि आज तक कभी 1 महीने में केस तो नहीं हुआ और अगर हुआ भी हुआ है तो वो बहुत पहले हुआ और उसमें सिर्फ एक ही मुल्जिम होगा या 2 मुल्जिम होंगे। तो यहाँ पे जो व्हाइट कॉलर क्राइम होता है इसकी क्रिमिनल चेन काफी लंबी होती है, इसमें लिस्ट ऑफ विक्टिम्स बढ़ जाती है। जितना भी टाइम लगे ट्रायल में, 20 साल से अगर केसेस अल्तवा का शिकार हैं तो क्वेश्चन तो बनता है ना फिर। और फिर जो लोग ये बात कहते हैं, जरा आज ये भी एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि शायद नैब को अपने रूल्स और अपने कवानीन भी तब्दील करने की जरूरत है। अगर नैब फॉर एग्जाम्पल FIA की तर्ज पर काम कर ले कि तमाम सबूत और शवाहिद पहले ही इकट्ठे कर लिए जाएं, उसके बाद कैप्चरिंग की तरफ जाया जाए और उसके बाद ट्रायल बेसिस पर जाया जाए, तो शायद स्पीड जो है वो थोड़ी सी पकड़ लें केसेस। इसमें किस हद तक सदाकत है, पॉसिबिलिटी है? आपने दुरुस्त फरमाया, इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज का भी नोटिस लिया है और उन्होंने कहा ये जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स हैं ये वेकेंट क्यों रहती हैं। पीछे माजी में आपको मैं बताऊं कि 1-1 साल तक अकाउंटिंग कोर्ट्स एट लाहौर जो है वेकेंट रही हैं। जज वहां पे कोई नहीं था, जिसकी वजह से उस अदालत के जो केसेस हैं वो 1 साल लगे ही कोई नहीं। उनका सिर्फ ये होता था कि वो हाजिरी लगती थी और हाजिरी के बाद वो एडजर्न हो जाते थे। तो ऐसी सूरत हाल में ये थोड़ा सा इंटरेस्ट जो होता है वो शो नहीं होता कि जी के आपने प्रोसिक्यूशन में इतनी दिलचस्पी रखनी है, आपने ट्रायल्स में, क्योंकि अगर कोई कोर्ट वेकेंट होती है तो उसको मैक्सिमम 15 दिन के अंदर उसको फिलअप कर देना चाहिए। और वो फिलअप कैसे होता है, वही जो कोई सेशन जज होता है उसी को ट्रांसफर करना होता है। इट इज नॉट कोई टेक्निकल काम नहीं, कोई नई अपॉइंटमेंट नहीं है। तो ये चीफ साहब ने बिल्कुल राइटली ऑब्जर्व किया कि ये जो 5 कोर्टें थी उन्होंने 1 हफ्ते का टाइम दिया कि इसमें फॉरेन वैकेंसीज। अच्छा मुजफ्फर साहब, अब जब वैकेंसी बनेगी तो 120 कहा जा रहा है। जी ऐसे हालात हैं। अब आप बताएं कि जब वैकेंसी जब बन जाएगी, ऑब्वियसली ऑर्डर्स आ चुके हैं कोर्ट के, तो 120 नए अदालतें कायम कर देंगी, जजेस को वो असाइन कर दिए जाएंगे केसेस। तो ये बताइएगा कि ये केसेस की एक तो टाइम जो फ्रेम दिया गया है, 179 मेगा स्कैम्स हैं, इसमें बड़े बड़े लीडरान उसमें शामिल हैं। सन 2000 से वो केसेस थे, मेगा करप्शन केसेस। क्या ये भी इज इट पॉसिबल कि बड़े बड़े जो केसेस को भी इन चंद दिनों में ही सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा? पॉसिबल है, आपको लग रहा है? जी देखिए, ये जो मेगा केसेस हैं ये तो अभी तकरीबन 70-80% इनका जो है ना केस अपना पूरा कर चुका है, एविडेंस हो चुकी हुई है। अब ये फाइनल स्टेजेस के ऊपर है। कुछ केसेस जो हैं वो जी एविडेंस रिकॉर्ड हो चुकी होती है, तमाम डॉक्यूमेंट्स। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ये भी एक अच्छी चीज है कि ये आपका जो है मामलात वो केसेस जो है वो मैच्योर हुए में। तो एक तो ये है कि अदालतों का जो नंबर्स गए हैं वो जरूर बढ़ने चाहिए। उसकी रीजन है पेंडेंसी ज्यादा है, और दूसरा ये है कि जो डायरेक्शंस जो चीफ साहब कर रहे हैं कि जी इसको जल्दी एक्सपीडाइट किया जाए डिसीजंस को, वो भी होना चाहिए। और वो भी होना चाहिए। लेकिन मुजफ्फर साहब, यहाँ पर एक चीज जो एक आम आदमी भी कहता है और ये बात भी होती है, अभी जैसे अबूजर भी कह रहे थे कि प्रोसिक्यूटर्स के ऊपर भी बात आती है कि वो डिलेइंग टैक्टिक्स या तो ले लेते हैं या डेट्स मांगते हैं, तारीखें ले लेते हैं कि अभी सबूत नहीं मिले, अब मजीद तहकीकात करनी है। ये टैक्टिक्स जो हैं ये किस हद तक डिले करते हैं किसी भी केस को? आप खुद प्रोसिक्यूटर हैं और अभी लॉ प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, कहिएगा।
बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस जी, मैंने 5 इयर्स तो नैब में भी काम किया, एज अ प्रोसिक्यूटर किया, हाई प्रोफाइल केसेस कंडक्ट किया, और अब मैं डिफेंस साइड से भी हूँ, तो मैं इस वजह से मुनासिब समझता हूँ कि मैं आपको न्यूट्रल बात कहूँ। ये जरूरी नहीं कि डिले फैक्टर ओनली इज ऑन प्रोसिक्यूटर, ज्यादा डिले फैक्टर होता है डिफेंस साइड से, बिकॉज डिफेंस साइड से हमने ये देखना होता है कि मैक्सिमम टाइम गेन किया जाए, या विटनेस को हमने जब एग्जामिन करना है। प्रोसिक्यूटर तो काफी जगहों के ऊपर वो रिस्पॉन्सिबल होता है, उसने तो अपनी पूरी डेली रिपोर्ट देनी होती है कि अगर गवाह आया है, मुजफ्फर साहब ये दोनों पर ही आता है, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप देखते हैं, हमने भी ट्रायल्स देखे हैं बहुत सारे, कवर वीक में हमने देखा है कि चाहे प्रोसिक्यूटर्स हों चाहे वो डिफेंस साइड हो, तमाम जो है वो डिले टैक्टिक्स यही रखती हैं कि तारीख पे तारीख ली जाती हैं, इसीलिए तमाम सारा सूरत हाल है। तो ये होना नहीं चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए सिमल, क्योंकि ऑब्वियसली जब हम देखते हैं सिचुएशन के अब 30 दिन आप कह तो देते हैं, तारीख जो है वो तो नहीं होती। बहुत शुक्रिया मुजफ्फर साहब, उम्मीद करते हैं कि जो कानून अब इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जा रहा है, जो कि ऑलरेडी कानून था, उसको वाकई हम देखेंगे, और जो केसेस पेंडिंग हैं वो जल्द से जल्द निपटाए जाएंगे। ये जो अभी 120 नई एहतसाब अदालतें हैं वो अपना रोल किस हद तक प्ले करती हैं, और क्या एक्चुअली ये ट्रायल जो है वो स्पीड पकड़ते हैं या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल एक ब्रेक लेनी है, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, जब से कोरोना के केसेस पूरी दुनिया में, उसके बाद ऑब्वियसली सबसे पहले लोगों ने कहा कि इसकी वैक्सीन तैयार कब होगी। ऑब्वियसली बहुत बड़ा मसला था। फिर उसके बाद इसका इलाज क्या है, इलाज के लिए भी अभी तक कोई हतमी बात नहीं की जा सकती। लेकिन एक चीज़ जो कि हमने देखी और सुनी काफ़ी ज़्यादा, कि प्लाज्मा डोनेशन जो है वो देखा गया कि वो शायद इसके लिए कारआमद साबित होती है। लेकिन हुआ क्या कि हमारे यहाँ पर प्लाज्मा के लिए भी अब जो है वो पैसे लेना शुरू कर दिए, जिसके बाद गवर्नमेंट ने इस पर अब थोड़ी सख्ती करती है। गवर्नमेंट ने थोड़ी सी सख्ती कर दी है, लेकिन अब उधर वहीं पर ऐसे बहुत से लोग भी मौजूद हैं जो खुद अनाउंस करते हैं कोविड-19 से रिकवर होने के बाद कि हमारा प्लाज्मा अवेलेबल है और आप ले सकते हैं। बट द पॉइंट इज, जो अवेयरनेस की बात है, जो बॉटम लाइन है, डॉक्टर रिकमेंडेशन के बगैर, डॉक्टर की एडवाइस के बगैर ना तो आप प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं, ना ही आपको प्लाज्मा लगाया जा सकता है अगर आपकी कंडीशन सीरियस है। तो इस पर एक बाकायदा फॉर्म भी बनाया गया है गवर्नमेंट ने, जिसको फॉलो किया जा रहा है। हाँ, उनको देखा जा रहा है। सो हमारे साथ हेड ऑफ हेमेटोलॉजी एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट डिपार्टमेंट चिल्ड्रन हॉस्पिटल से डॉक्टर नासिर अब्बास बुखारी साहब मौजूद हैं। उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे और उनसे बात करेंगे कि कौन से लोग प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं, किस तरह ये कोविड-19 के पेशेंट्स को हेल्प करता है, किस स्टेज पर कर सकते हैं और क्राइटेरिया क्या है इसका, थोड़ी अवेयरनेस के ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर कमिंग इन। और डॉक्टर साहब, अभी जैसे हम जिक्र कर रहे थे, कोविड-19 एक नई बीमारी है, पेंडेमिक है, जो कई महीने तो गुजर गए लेकिन अभी तक ना इलाज, ना वैक्सीन, ना कुछ, बट एक्सपेरिमेंट बेसिस पर इलाज हो रहा है, जिसमें प्लाज्मा जब मरीज को लगाया जाता है जो सीरियस कंडीशन है तो बेहतरी के चांसेस जो है वो नज़र भी आए हैं। ये प्लाज्मा डोनेशन और लगाना, ये ज़रा मेडिकल साइंस में लेकिन आसान अल्फाज में लोगों को समझाइएगा ये क्या है। देखिए, मैं आपको मिसाल दूँ, हम बचपन में वैक्सीनेशन कराते हैं, हम वैक्सीनेशन कराते हैं, वो भी जरासीम ही हमारे जिस्म में डाले जाते हैं और हमारे एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं जो उनके खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा कर देती हैं। जब किसी को कोरोना वायरस होता है तो जिस्म उसके खिलाफ रजिस्ट करना शुरू करते हैं और एंटीबॉडीज़ बना देती हैं। ये एंटीबॉडीज़ ही हैं जो जाके वायरस को मज़ीद रेप्लिकेशन से रोक देती हैं और मज़ीद वायरस नहीं बढ़ता या और बॉडी नॉर्मल पोजीशन में चली जाती है। अब बॉडी इसको पहचान जाती है कि ये मेरा दुश्मन है और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बना चुकी हैं। अब ये जो प्लाज्मा डोनेशन की टेक्निक है वो यही है कि हम उस पेशेंट का प्लाज्मा ले लें जिसमें एंटीबॉडीज़ बन चुकी हैं, मगर इसमें 2-3 चीज़ें समझनी ज़रूरी हैं। एक तो ये कि जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा देखा जा रहा था कि लोग जैसे ही बेहतर हुए प्लाज्मा डोनेट करने पहुंच गए, और अभी उनमें पीसीआर यानी कि वायरस भी मौजूद था और क्योंकि एंटीबॉडीज़ भी बन रही थी, वायरस ठीक है आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रहा था लेकिन अभी मौजूद था। एंटीबॉडी का टेस्ट कराया और चले गए, तो वो गलत हो गया क्योंकि अब तो वायरस उल्टा, वायरस मौजूद था अभी, तो इसलिए ज़रूरी कर दिया गया कि कम से कम उसका पहले पीसीआर भी नेगेटिव आ चुका हो और एंटीबॉडी लेवल भी अचीव हो चुका हो सर्टेन लेवल। तो ये टाइम पीरियड क्या है, कितने, आपका अगर एक दफ़ा पीसीआर नेगेटिव आ गया और आप क्लियर हो गए, उसके कितने टाइम के बाद? एटलीस्ट 14 डेज। 14 डेज के बाद? 14 डेज जी, यानी कि जब आपको वायरस हो चुका हो, ठीक होने के तकरीबन कम से कम 14 डेज के बाद आप इस काबिल होते हैं कि आपके इतनी एंटीबॉडी टाइटर मौजूद हो कि आप डोनेशन कर सकते हैं। ऐसा भी है ना डॉक्टर साहब, लेकिन एंटीबॉडीज़ कई लोगों की नहीं भी बनी है, मतलब उन्हें कोरोना हुआ और एंटीबॉडीज़ नहीं भी बनी, और फिर उनके लिए भी तो ऑब्वियसली वो तो प्लाज्मा नहीं दे सकते। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि वायरस का नेगेटिव होना भी लाजमी है और एंटीबॉडी का टाइटर होना भी लाजमी है। स्पेसिफिक टाइटर होगा तभी हम उसे डोनेट कर सकेंगे, अदरवाइज नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल सही। और जब हम डोनेट करने के लिए जाएंगे तो मैंने पहले कहा दोनों टेस्ट होने लाजमी है। इसके अलावा वो तमाम चीज़ें जो किसी भी ब्लड डोनर के लिए लाजमी है,
जिसमें कहा जाता है कि उसकी एज कम से कम 18 to 60 ईयर्स के दरमियान होनी चाहिए, वेट कम से कम 55 kg से अबव होना चाहिए और उसकी HP लेवल इतना होना चाहिए कि वो दे सके और तो वो प्लाज्मा डोनेट कर सके। प्लाज्मा वो चीज़ है जो मैंने कहा ना कि तमाम एंटीबॉडीज में मौजूद हैं, तमाम जरासीम उसमें मौजूद हैं। अगर बॉडी इस वक्त इन्फेक्टेड किसी भी और वजह से है, अगर उसने बीमारी की हालत में दे दिया, सिर्फ कोरोना नहीं कोई और बीमारी उस टाइम उसको हुई और वो उसने दे दिया, इसका मतलब ये है कि वो बीमारी भी उस पेशेंट में ट्रांसफर हो रही है। बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, जब आप रिजल्ट लेते हैं, रिपोर्ट लेते हैं, तो उस पर रिएक्टिव और नॉन रिएक्टिव लिखा हुआ होता है, इसको जरा आसान देखें जो रिएक्टिव और नॉन रिएक्टिव एंटीबॉडीज है ना, इस बेस पे हम लोग डोनेट नहीं कर सकते। उसके लिए लाजमी है कि उसका टाइटर मौजूद होना चाहिए, यानी कि लेवल मौजूद होना चाहिए कि एंटीबॉडी लेवल कितना, सिर्फ डिटेक्टेड जो डिटेक्टेड और नॉन डिटेक्टेड है तभी वो लग सकेगा पेशेंट को, वरना डिपेंड करता है कि रिपोर्ट कौन सी है। अगर तो वो PCR की रिपोर्ट है या वो वायरल लोड की रिपोर्ट, तो उसमें डिटेक्टेड नॉट डिटेक्टेड वायरस मौजूद है या ना मौजूद है या खत्म हो चुका है, ये तो ठीक है। लेकिन अगर एंटीबॉडी के बारे में कहा जाता है कि सिर्फ डिटेक्टेड और नॉन डिटेक्टेड तो नो, क्योंकि एंटीबॉडी की टाइप्स हैं दो तरह के, IgM और IgG। IgM है तो इसका मतलब अभी भी वायरस काम कर रहा है और बॉडी बना रही है, तो एंटीबॉडी उस वक्त भी हो सकती है, लेकिन वो देना ठीक नहीं, वो नहीं, वो तो बीमारी चल रही है, लाजमी है एंटीबॉडी भी बन रहा है और साथ वायरस भी है, तो लाजमी है कि IgG का लेवल अचीव हो चुका है। IgG होगी तो फिर अच्छा उसमें भी आगे लेवल आते हैं, कहीं का 1 होता है फिर 1.5। नहीं, मैंने कहा ना उसका सर्टेन लेवल कम से कम 13-15 से ऊपर होना चाहिए, फिर जाके वो दे सकते हैं। मुझे ये समझ नहीं आती है हम इतनी बहस में पढ़ते क्यों हैं, हम इतनी टेक्निकलिटीज में पढ़ते क्यों हैं। ये मेरा काम नहीं है, मैं मेडिकल स्टूडेंट नहीं हूँ, मैंने मेडिकल नहीं पढ़ी, तो मुझे जो भी प्रॉब्लम होगी आई विल गो टू अ डॉक्टर। ये अवेयरनेस क्यों नहीं है हमारे पास कि डॉक्टर रिकमेंड करे, आप बजाय इसके कि उनको समझाएं, आप अपनी अथॉरिटी इस्तेमाल करते हुए सिर्फ कहें कि ये है और ये नहीं है। हम हर चीज़ अपने हाथ में, गूगल डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं हम? अच्छा देखिए, दो रीजंस हैं। एक तो मैंने कहा जब भी कोई नई चीज़ आती है तो नॉलेज सबके पास पूरा नहीं होता, डॉक्टर्स के पास भी सबके पास ये नॉलेज नहीं होगा। अगर आप किसी एक आम डॉक्टर जिसको इस चीज़ की जो इस फील्ड का नहीं उससे पूछेंगे तो हो सकता है वो थोड़ा सा आपको उतना गाइड ना कर सके जो प्रॉपर इस फील्ड का डॉक्टर कर सकता है। तो एक तो लाजमी है कि हेमेटोलॉजिस्ट के पास ही जाएगी। दूसरे नंबर पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अब स्पेशलाइज उन्होंने सेंटर्स कर दिए हैं कि आप सिर्फ इन जगहों पर जाके कर सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि जैसे ही पाकिस्तान में शुरू हुआ बदकिस्मती से लोगों ने 3-3 लाख में 4-4 लाख में डोनेट करना शुरू कर दिया। इतने बेशरम लोग भी थे डॉक्टर साहब, सोशल मीडिया पे पोस्ट लगा रहे थे कि मैंने तो इतनी मुश्किल से रिकवर किया है और मैं तो इतने लाख में बेचूंगा, मैं तो मुफ्त में नहीं दे सकता। मतलब मुझे लिटरली मेरा दिल किया जब मैंने ये पोस्ट देखी कि वो मेरे सामने आए और उसको मैं रख के कहने को तो कोई अपना ब्लड भी डोनेट करे, पैसे ले ले, क्या किया जाए। जिस तरह लोग किडनीज बेचते थे पहले, कोई गवर्नमेंट को आना पड़ा और उसको पाबंदी लगानी पड़ी, यहाँ पर भी बदकिस्मती से ऐसा ही है। और उसका नुकसान क्या हुआ? उसका नुकसान ये हुआ है कि दुनिया में, अमेरिका में ट्रायल तकरीबन 20,000 पेशेंट से भी ऊपर जा चुका है। कनाडा दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा ट्रायल चला रहा है, इंडिया शुरू के तमाम बड़े बड़े कंट्रीज कर चुके हैं, मगर हम इसे लिमिट करना सिर्फ इस वजह से कि बदकिस्मती से कि बेचना, बिजनेस करना। और अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो मामला एक हमारी सोसाइटी में इंतहाई अफसोसनाक, इसीलिए अब ये एक्शन भी लिया गया कि प्लाज्मा हर कोई डोनेट ना करे जब तक वो ऑथोराइज ना हो सेंटर से। इसके अलावा एक और बड़ा मसला हमने देखा जो कि चाहे वो कोरोना का टेस्ट हो, PCR का, या फिर वो एंटीबॉडीज़ का हो, कि उसमें जो डिफरेंट लैब्स की वेरिएशंस बहुत ज़्यादा हैं। जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, चाहे वो डिटेक्शन है, चाहे वो नॉन डिटेक्टिव है, जो रीडिंग्स आ रही हैं उसमें मेजरमेंट्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, ड्रास्टिक चेंज आता है, मतलब बिल्कुल ऑपोजिट। इसकी क्या वजह होती है? देखिए, एक तो टेक्निक के ऊपर डिपेंड करता है, टेक्निक के ऊपर डिपेंड करता है कौन किस टेक्निक से कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर कि गवर्नमेंट ने कुछ लैब्स को तो इजाज़त दी हुई है, मगर सबको इजाज़त नहीं हुई। दुनिया में चाइना से लेकर अमेरिका तमाम ममालिक किट्स बनाए चले जा रहे हैं, ऑथेंटिसिटी के ऊपर कोई देख नहीं रहा। इसलिए जो है वो पाकिस्तान ये चेक एंड बैलेंस बदकिस्मती से हमारा नहीं है कि कौन सी लैब को। लेकिन डॉक्टर साहब आप ये भी तो देखिए ना, आप वही टेस्ट अगर गवर्नमेंट से कराते हैं उनकी मेजरिंग टूल्स अलग हैं, आप प्राइवेट लेबोरेटरी से PCR कोरोना का कराते हैं, प्लाज्मा तो चले साइड पे रख दें, उनकी मेजरिंग ट्रीटमेंट्स और हैं। मतलब गवर्नमेंट वाले जो कॉटन बर्ड टाइप एक टूल है वो यूज़ करते हैं, वो माउथ से अलग सिक्रेशंस लेते हैं, नाक से अलग लेते हैं। प्राइवेट वाले डायरेक्ट नाक से अंदर क्योंकि दोनों एक्सपीरियंस किए हैं तो मुझे पता है। सो ये क्या साइंस है? इससे फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता? ये फॉल्स नेगेटिव और फॉल्स पॉजिटिव भी होता है। असल में जो एरिया हमें चाहिए वो नेजल फेरिंग्स एरिया, यानी कि नाक, वो जगह जहाँ पे नाक और मुंह इकट्ठे आके बैक में मिल रहे हैं उस जगह का तो इससे फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए अगर टेक्निक सही है, अगर किसी को डाउट है कि टेक्निक अगर सही है, दैट मींस कि यहाँ पे बहुत से लोगों की टेक्निक सही नहीं थी और बहुत से लोग ट्रेनिंग के बगैर ही टेस्ट कर रहे हैं। मैं ये दावा तो नहीं कर सकता कि ट्रेनिंग, मगर अगर टेक्निक सही नहीं है बिल्कुल फास्ट नेगेटिव रिजल्ट आएगा इसमें। अच्छा, ज्यादा फॉल्स नेगेटिव आता है या ज्यादा फॉल्स पॉजिटिव आता है? ये कोविड-19 की बात कर रहे हैं। फॉल्स पॉजिटिव तो देखो अगर आ रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो उससे मिला है, ठीक है, ऊपर नीचे हो सकता है, मगर फॉल्स नेगेटिव के चांसेस ज़्यादा हैं कि टेक्निक पूरी नहीं थी, लैब की किट उस टाइम पूरी उस टाइम जो थी वो वैलिड थी कि नहीं थी, तो फॉल्स नेगेटिव के चांसेस ज़्यादा हैं। इसीलिए तो कहा जाता है शो करे कि आप कोविड रिकवर्ड हैं और आप एक्चुअली नहीं हैं। नो देखिए, एक मिक्स कह रहे हैं।
जो एंटीबॉडी टेस्टिंग से मैं असल में कोरोना के ऊपर भी आ गई थी क्योंकि हाँ, उसकी दुनिया भर में उसकी बिल्कुल ये चांसेस मौजूद है। इसलिए आपने देखा होगा अगर किसी का नेगेटिव आ जाता है ट्रीटमेंट हम दोबारा कराते हैं। हाँ। कम से कम 2 नेगेटिव होने चाहिए तब उसे कहा जाता है। सिंगल नेगेटिव इसी वजह से नहीं कहा जाता क्योंकि टेक्निक के बेस पे इसमें जरा सी भी गलती अच्छा ये भी है ना कि अब लोग कह रहे हैं कि दोबारा से नेगेटिव की जरूरत नहीं है, 2 दफ़ा और सारा कुछ आप ऐसे ही मतलब अगर आप ठीक हैं विदाउट सिम्टम हैं 3 दिन गुजर चुके हैं कोई मेडिसिन नहीं ले रहे हैं जरूरत नहीं है तो फिर भी आप टेस्ट ना कराएं फिर भी ठीक है। देखिए ये तो बिल्कुल सही है। हो सकता है हम लोग अगर 3 अफराद बैठे हुए हैं तो उनमें से भी 2 हो सकता है जो कि शिकार होकर ठीक हो चुके हैं और हमें मालूम भी ना हुआ। इसलिए गैर जरूरी तौर पर जब हम कहते हैं कि हमारे पाकिस्तान में तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा की आबादी वो है, ये सारे वो जो प्रूवन है, जो प्रूवन नहीं है जिन्होंने टेस्ट नहीं करा वो तो शायद लाखों की तादाद में कई गुना ज्यादा है कि पैनिक नहीं करना एसओपीज को। अच्छा देखिए ना जब देखें ना नॉर्मल चीज है हमें मालूम है कि खुद ब खुद भी ठीक हो जाना है, हमें मालूम है कि तकरीबन यस तो फिर डोंट टेक इट ऑन योर हेड। यस मगर एहतियात जरूर करें क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता ये लग गया और आपने एहतियात नहीं की और अगर कोई भी बिगड़ गया किसी को लगा दिया जिसकी हालत तशवीशनाक हो जाए तो फिर भाई ये जान की लाल भी पड़ सकती है। बिल्कुल डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपने हमें दे दी है और हमारे समय तमाम नाज़रीन को भी दे दी है तो वो थोड़ा हम डाइजेस्ट करते हैं और एज अ सोसाइटी मैच्योर होने की कोशिश करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। और अब उसे बड़ा इंटरेस्टिंग है ये पूरा एलिमेंट जिसमें मैं अक्सर ये बात कहती हूँ कि ये समझना आसान नहीं है मेडिकल साइंस को, लेकिन अगर आप ये काम डॉक्टर पे छोड़ दें तो आसान है। बिल्कुल और जिसका काम है उसी को वो अच्छा लगता है, उसी को वो जिसका काम उसी को साजिश कहा जाता है। इसी तरह कुछ लोग आर्टिस्ट होते हैं, उन्हीं की जो काम होते हैं वो आप जब देखते हैं तो वाकई लगता है कि ये बंदा आर्टिस्ट है। और पाकिस्तान में बहुत से आर्टिस्ट हैं जो कि हम अक्सर दिखाते भी रहते हैं आपको। एक और आर्टिस्ट है जिससे आपको हमने आज मिलवाना है। आज हमने आपको मिलवाना है मुनीर हुसैन से जो कि इतना ज़बरदस्त काम करते हैं कि चावल के दाने के ऊपर जो है वो डिफरेंट चीज़ें लिखते हैं। कलमा तैयबा लिखा चावल के दाने के ऊपर, नाम नंबर, किसी के साथ कोई भी मैसेज आपने लिखवाना हो, और उनकी मोहब्बत देखिए कि उन्होंने चावल के दाने पर 24 न्यूज़ का नाम भी लिखा। ज़बरदस्त। तो ये टैलेंट है। देखिए एक चावल का दाना कहने को तो बिल्कुल बहुत छोटा होता है और उसके ऊपर अगर आप कुछ लिख रहे हैं दैट मीन्स कि आपके पास इंतहाई बहुत ही ज़बरदस्त या तो हुनर है और आपके पास जो टैलेंट है वो ऑब्वियसली अब इसकी प्रैक्टिस भी होती होगी। पहले उन्होंने चावल के दाने पे कुछ लिखना चाहा होगा, वो फिर वक्त लगा होगा उनको उसके ऊपर लिखते हुए। अच्छा आप देख रहे हैं किस तरह से वो चावल के दाने पर एक तो लिखते हैं, थोड़ा सा दूसरा उसको महफूज बना लेते हैं एक बॉटल के अंदर ताकि वो दाना टूटे ना, और जो उसके ऊपर लिखा हुआ होता है जाहिर है वो ब्लैक कलर की इंक से यूज करते हैं तो वो बड़ा प्रोमिनेंट भी हो जाता है। जबरदस्त। पाकिस्तान में तो हमेशा से हम देखते हैं कि कमाल टैलेंट्स हैं। और ये देखें कितनी चावल का दाना, मतलब मैंने तो कभी एक दाना पकड़ा भी नहीं है, इन्होंने पकड़ के उसके ऊपर कितना कुछ लिखना शुरू कर दिया। लिख दिया और फिर वो इतना क्लैरिटी से लिखा कि आप उसको अगर थोड़ा सा जूम इन करके देखें तो वो नज़र भी आता है, अच्छा भी लगता है, प्यारा भी लगता है। तो ये आर्ट तो मैटर करता है। ज़बरदस्त जी, इसमें कोई शक नहीं है। तो मुनीर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। मुनीर अस्सलाम वालेकुम। बड़ा ज़बरदस्त टैलेंट है, हम अपने नाज़रीन को दिखा रहे थे। एक दाना तो पकड़ा नहीं कभी हमने, आपने उसके ऊपर इतना कुछ लिख दिया, कैसे ख्याल आया और ये प्रैक्टिस कैसे की इतनी? वालेकुम सलाम सर, मैंने शौक था इस चीज़ का, एक काम शुरू किया, अल्लाह ने दी तो मैंने ये काम शुरू किया। वो अभी बड़े टाइम से 10-12 साल से काम कर रहा हूँ। अच्छा मुनीर ये बताएं कि ये लोग आते हैं फिर आपके पास किस किस्म के मैसेजेस लिखवाते हैं आपसे, क्योंकि कस्टमाइज्ड गिफ्ट है ये और ये बड़ा मैटर करता है। आपका फन लोग किसी को गिफ्ट करते हैं कैसा महसूस होता है और ज्यादातर क्या लिखवाते हैं लोग? बहुत अच्छा महसूस होता है जी। लोग आते हैं मेरे पास अपने दोस्तों का और फ्रेंड्स का, अपना नाम और फोन नंबर भी लिखवाते हैं, गिफ्ट लेके जाते हैं में भी जाता है ये नाम लिखो चावल के दाने के ऊपर। अच्छा सबसे पहले आपने क्या लिखा था इसके ऊपर, चावल के दाने के ऊपर सबसे पहले क्या लिखा और अब क्या लिखने का प्लान बना रहे हैं जो कि वाकई हिस्टोरिक हो? जी सबसे पहले आपने चावल के दाने पर क्या लिखा था जब आपने काम शुरू किया? तो सबसे पहले क्या? सबसे पहले मैंने चावल के दाने के ऊपर अल्लाह का नाम लिखा। जबरदस्त। अच्छा मुनीर अगर कोई बड़ी लाइन किसी ने लिखवानी हो तो कैसे एडजस्ट करते हैं? जैसे मैंने फॉर एग्जांपल उस वक्त मैं नहीं बोल सकी अबूजर, लेकिन अगर अभी मैं बोलती हूँ कि मैंने चावल के दाने पर लिखवाना हो आई लव यू राफे तो वो कैसे लिखा जाएगा, पूरा कैसे आएगा?
जी मैं ये पूरा लिख देता हूं, पूरा लिखा जाएगा। जबरदस्त जी, वेरी गुड। मुनीर थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद थे और सारी चीज़ें जो हैं वो हमने स्क्रीन पर चलाई भी, और हमारी हमेशा कोशिश होती है कि आप जैसे क्रिएटिव लोग और टैलेंटेड लोगों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें ताकि आप ग्रो कर सकें और अपना चीज़ें जो हैं वो मजीद आगे बढ़ा सकें। थैंक यू सो मच, और आपका भी शुक्रिया प्रोग्राम देखने के लिए। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।